सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। आज हम लोग का रहने वाला फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें कि हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशन एंड वर्क डन। ऑलराइट, ओके। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? दैट वुड बी ग्रेविटेशन एंड वर्क डन, गुरुत्वाकर्षण और कार्य। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये कैसी आवाज़ है? ये ये यूनिवर्स की आवाज़ है। अभी एलियन लैंड करने वाले हैं, पता है? अभी आज एलियन लैंड करवाऊंगा। शराब के बिना मन नहीं लगता, निशान सिंह। अरे है, लगवा लो यार कहीं और मन। क्या है, हमारे पीछे पड़े हो हैं? हमारे बिना मन नहीं लग रहा है, बताओ। अब तुम किसी और जेंडर से होते तो मैं सोचता भी, लेकिन खैर। आगे आते हैं और पहले तो हम क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ें समझते हैं। ठीक है, तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी. The SI unit of force is joule. 1 Newton is equal to 1 kg meter per second square. Force cannot change the shape of body. बताइए। हम तो गए मास्टर, हम तो गए सी एच एस एल में। हाँ, बड़ा गंदा नॉर्मलाइजेशन हमने किया इस बार। डी नॉर्मलाइजेशन किया है और पता नहीं ऐसे कैसे ही बात बनेगी अब। चलो सर, बिग न्यूज़ बता दो। अरे भैया मेरे, सरप्राइज़ बता देंगे तो फिर सरप्राइज़ किस बात का? क्यों? कल हमारे स्कूल में एक मैडम थी, क्लास में, क्लास 9th नहीं 10th की बात है। तो बोलती हैं, बेटा कल तुम लोगों का सरप्राइज़ टेस्ट है। देख रहे हो कैसे सरप्राइज़ दिया जाता था? कल तुम्हारा सरप्राइज़ टेस्ट है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी. येस, एस आई यूनिट इज़ जूल, नो इट इज़ न्यूटन. जूल अभी हम देखेंगे, आज वर्क और एनर्जी की होती है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. 1 न्यूटन, बिल्कुल न्यूटन क्या है? फोर्स इज इक्वल्स टू एम इंटू ए. एम की है के जी, ए की है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सही हो जाएगा आपका. फोर्स कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 3 ओनली. सॉरी. बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बीच के बारे में यहाँ पर आपको दिए गए स्टेटमेंट, आपको बताना कौन सा सही है. बैलेंस्ड फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और ऑपोजिट होंगे डायरेक्शन में. यस. अच्छा, तुम लोग क्या अभी बारिश हो रही है क्या आज? मेरे यहाँ तो अभी शुरू हुई है. नेट फोर्स इन बैलेंस्ड फोर्सेज इज ज़ीरो. यस, ठीक है, ज़ीरो होता है बैलेंस फोर्सेज में. नेट फोर्स जो होता है, नेट फोर्स मतलब पूरा जो नेट में आता है, तभी तो बॉडी मूव नहीं कर रही है, मतलब मूव नहीं कर रही है फिर उसी स्टेट में जिस स्टेट में वो पहले से है. Unbalanced forces always have zero net force. No, unbalanced forces can change the motion of a body. सही है. 1, 2 and 4. थर्ड क्वेश्चन देखिए, टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे है ये. फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. तो यस, जब दोनों चीज़ें यानी कि जिस भी चीज़ के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, दोनों चीज़ें कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए, देन देर इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है, घर्षण बल एक संपर्क बल है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये भी सही है आपका. मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज रिक्वायर्स फिजिकल कॉन्टैक्ट. नो. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स. ट्रू. ठीक है, 1, 2 का 4, ऑप्शन नंबर ए. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं. न्यूटन गेव 3 लॉज ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ, ठीक है, तो न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे, बिल्कुल सही है. ठीक है, पहला हमें पता है लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं, राइट, जहाँ पे इनर्शिया क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, जहाँ पर वो बताते हैं कि किस तरीके से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. और तीसरे वाले में एक्शन रिएक्शन लॉ, यानी कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. बोले तो कर भला तो हो भला, है कि नहीं? तो न्यूटन गिव्स द 3 लॉज ऑफ मोशन, बिल्कुल बात सही है. न्यूटन फर्स्ट लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, ये भी सही है. सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम है. थर्ड लॉ स्टेट्स दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर
अनइक्वल नहीं भाई, इक्वल होते हैं एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। मोमेंटम के बारे में स्टेटमेंट्स हैं, संवेग के बारे में, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ट्रू। मोमेंटम इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड ड्यू टू विच मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, मास होता है केजी, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, तो बिल्कुल सही है। मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, ये भी बिल्कुल सही है कि जो मोमेंटम है संवेग है, वेग पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा 1, 3 एंड 4, 1, 3 और 4, ठीक। अब आते हैं आज के टॉपिक पे एंड दैट इज ग्रेविटेशन एंड वर्क डन, ठीक। काश ये सेव थोड़ा आगे पीछे गिर गया होता तो तुम लोगों को एक चैप्टर कम पढ़ना पड़ता, अब क्योंकि गिरा सीधे, ठीक है, पॉइंट पे, न्यूटन के सिर पे, तो फिर जो है एम फ्रॉम कानपुर बाय स्टार्ट होने वाली, अच्छा ब्रीजिंग, हाँ काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैंगो शावर, अच्छा शावर है क्या, अंशुमन भंडारी शावर। चलो तो शुरू करते हैं। अब गिरी गया सेव तो फिर देख लेते हैं कि गिरा, और फिर न्यूटन, आपको ये पता ही होगा है ना कि न्यूटन के जब सिर पे गिरा सेव तो अब उनको ये आइडिया या फिर कोई उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये सेव क्यों गिरा। सोचो ये किसी इंडियन के उस पर गिरता, या गिरा ही होगा, उसने सोचा होगा। मान लो तुम किसी, अभी भूल जाओ सारी चीज़ें, तुम्हें भी पता है ग्रेविटी होती है, इसकी वजह से नीचे आती हैं, है ना, पढ़ा नहीं है लेकिन पता तो सबको होगा तुम्हें, ठीक है। अब तुम गांव वाले से किसी से जाओ, ठीक है, या फिर अनपढ़ आदमी जिसको नहीं पता है ग्रेविटी, तुम इससे बोलो चीज़ें नीचे क्यों आती हैं, जैसे कि एप्पल नीचे गिरा, तो न्यूटन के मन में ये क्वेश्चन आया कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, राइट। अब तुम किसी ऐसे अनपढ़ से पूछो, जैसे गाँव में जाओ, ठीक है, ये उससे पूछो ये कोई चीज़ हम छोड़ते नीचे क्यों गिरती है, तो पता है क्या बोलेगा, तेरा पढ़ पढ़ के दिमाग पागल हो गया है। अरे पगले, जब चीज़ को छोड़ोगे तो वो नीचे ही तो आएगी, ऊपर भाग जाएगी क्या, एकदम पागल ही है क्या, ठीक है। तो मतलब जब सबकी डिस्कवरी हो चुकी तब की बात मैं बता रहा हूँ। तो खैर न्यूटन ने काफ़ी बुद्धि लगाई उसमें, ठीक है, और बुद्धि लगाई और उन्होंने ग्रेविटी की डिस्कवरी करी कि भाई देयर इज़ अ फोर्स विद विच ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लानट अट्रैक्ट्स ईच अदर, यानी कि जैसे कि इस अर्थ ने अट्रैक्ट किया है सेव को, सेव ने भी अर्थ को अट्रैक्ट किया होगा, बट सेव का क्योंकि मास बहुत छोटा है और ग्रेविटी जो अर्थ का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर ये पॉसिबल हो नहीं पाया कि अर्थ जाके सेव से चिपक जाए, ठीक है। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो न्यूटन ने ये रखा था आपका 1687 में, 1687 में, एंड यूज्ड इट टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड मोशंस ऑफ प्लैनेट एंड मून्स। तो हमें पता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं अराउंड द सन, मून मूव करते हैं अराउंड द प्लैनेट्स, तो ये क्यों कर पाते हैं, अगेन ड्यू टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी की वजह से, बिकॉज वो जो हमारी जो लाइक फॉर एग्जांपल अर्थ है उसको चपका के रखती है, किसको, मून को, इसलिए वो मून जो है हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, अर्थ हमारी सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, क्योंकि सन का मास बहुत ज़्यादा है। कॉमन में आपको बताना, जो पूरा सोलर सिस्टम है हमारा, उसमें हमारे सोलर सिस्टम का सन का जो मास है पूरे सोलर सिस्टम के मास का कितना परसेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, तो उन्होंने इससे एक्सप्लेन किया, और कब, 1687, देख रहे हैं आप कितने पहले की बात हो रही है। खैर, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स विद फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मासेस जो है उनके प्रोडक्ट के, यानी कि अगर ये कोई एक चीज़ रखी, ये कोई चीज़ रखी है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो इन दोनों के मासेस, लेट सपोज m1 है, लेट सपोज m2 है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और मान लो कि इनके बीच की डिस्टेंस, अब है ना, इसे बीच की डिस्टेंस, इसका मतलब होता है इनके सेंटर, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी बात हो रही है, ठीक है, एंड दैट इज़ योर r।
तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए नीचे रख दिया और वो भी स्क्वायर के। अब ये अगर हटेगा, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ है, तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, आपको पता है ये चीज़। जैसे कि कल हम लोगों ने वो हुक्स लॉ के दौरान देखा था, किस तरीके से जो फोर्स अप्लाई करोगे तो वो नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। इक्वल टू का साइन लगाओगे तो वो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है के, विच इज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट, जो स्प्रिंग की इलास्टिसिटी के बारे में हमें बताता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो कैपिटल जी है, ये यहाँ पर यूनिवर्सल क्या है, कांस्टेंट है, एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि ये वैरी नहीं करता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपने ये ज़रूर कभी न कभी वैल्यू देखी होगी, इसका यूज़ किया होगा, क्योंकि क्लास 9th 10th में तो सभी ने साइंस पढ़ी होती है ना, ठीक है। तो ये 9th 10th का ही पार्ट है आपका। तो 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। और ये जो वैल्यू है, या मतलब यूनिट है, ये भी ध्यान रखनी है। अब कैसे मतलब निकलेगी वैल्यू, ये बहुत आसान है। फोर्स की न्यूटन होती है, राइट। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की क्या होगी, मीटर होगी, है ना, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर मास की क्या होगी, केजी, तो यहाँ भी इसका भी केजी, इसका भी केजी। और क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो केजी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जब जैसे मान लो m1 + m2 लिखा है कोई चीज़, तो ये केजी ही रहेगा। जब इनटू में जाता है तब पावर ऐड होती है ना, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर उधर जाएगा और पर केजी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो केजी -2 लिख सकता हूँ, ये अपने जी की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से निकला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ में आई बात, ठीक, ऑल राइट। किसने वैल्यू दिया था, ये हेनरी कैवेंडिश ने दिया था इन द ईयर 1798। ईयर पूछता है, अगेन आई रिपीट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी रिसेंट में तो क्वेश्चन उतने पूछे जा नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ पहले ये सबसे क्वेश्चन बनते थे बढ़िया बढ़िया कि 17 कब डिस्कवरी करी से। अब बनने को बन सकते हैं, अगेन मैं भगवान तो हूँ नहीं, ठीक है, लेकिन बनने को बन सकते हैं, लेकिन अभी रिसेंट में तो नहीं बने। अगर आप पेपर खोल के देखेंगे आपको पता है, आपको हर एक एग्ज़ाम के बाद एक PDF दी जाती है नोन एज बुलेट PDF, जिसमें कि सारे क्वेश्चंस सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज वन लाइनर के फॉर्मेट में होते हैं। सिर्फ वन लाइनर नहीं, विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लोडेड, रेलेवेंट, विद एक्स्ट्रा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लोडेड। तो वहाँ पर आप नोटिस करो, आप देखना जाके, तो उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए। लेकिन अगेन हमें पढ़ना है सारी चीज़ें, आपको प्रायोरिटी दे के चीज़ों को चलना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, लाइक अगर आपके कोर सब्जेक्ट्स ही वीक हैं जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो फर्स्ट डू देम, पहले उनको फिनिश करने की आपकी ज़रूरत है। देन अगर वो सब हो चुके हैं, वेल एंड गुड, आप इसको भी करिए। तो ये क्या है कि आपको एक एक्स्ट्रा एज दिलाने के चांसेस हैं। लेट सपोज कि अगर क्वेश्चन आ गया, लोगों ने छोड़ा, तो फिर वहाँ पर आपको एज मिल सकती है। लेकिन मेन बात यह है कि पहले उनको फिनिश करें जो जिनमें आपकी अच्छी कमांड, मतलब जिनमें अच्छे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो 1798 में हेनरी कैवेंडिश ने इस वैल्यू की डिस्कवरी करी थी। ग्रेविटेशनल फोर्स इज बोथ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑफ पाथ एंड वर्क डन इज इन अ क्लोज पाथ इज जीरो। वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंडेंट होता है ना, दिस इज रॉन्ग, सॉरी लिखा इंडिपेंडेंट ही लिखा हुआ है, सॉरी, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट है तो फिर सही है। तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता है। मैंने आपको कल ग्रेविटेशनल फोर्स का ही आपको एग्जांपल दिया था, किस तरीके से मैं पॉइंट A से B में किसी चीज़ को उठा के ले जाऊँ, ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क डन करूँगा, ठीक है। अब मैं चाहे इसको ऐसे ले जाऊँ, चाहे मैं इसको इस पॉइंट से लेके, है तो पॉइंट A ही ना, ऐसे ले जाऊँ, डजंट मैटर, ठीक है। मैटर क्या करता है, तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट, कल पढ़ा था, नॉन कंजर्वेटिव में डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, तो दो चीज़ें कांटेक्ट में, लाइक जैसे ये दो चीज़ें कांटेक्ट में, मैं अपने हाथों को रब कर रहा हूँ हथेलियों को, तो इससे हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो फ्रिक्शन फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, बिकॉज वहाँ वर्क डन डिपेंडेंट होता है पाथ में। अगर आप शॉर्ट पाथ लेते हैं तो फ्रिक्शन से आपकी कम एनर्जी लॉस होगी, और आप लॉन्ग पाथ लेते हैं फ्रिक्शन से आपकी ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा। वर्क डन जो है इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो, किसमें, कंजर्वेटिव फोर्स में। कंजर्वेटिव फोर्स में इसलिए जीरो होता है बिकॉज आप घूम फिर के वहीं आगे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और पूरे पाथ में, पूरे रास्ते में आपका कहीं पे एनर्जी लॉस हुआ नहीं है, इसलिए आपका जो वर्क डन है वो क्लोज पाथ में जीरो होगा। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्योंकि एनर्जी लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट और साउंड, ठीक है, इस तरीके से, तो वो आपका नॉन जीरो होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। ऑल राइट, ये हिंदी में लिखा हुआ है, जी का मान कितना होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल एक असंपर्क बल है और एक संरक्षी बल है, ये तो वैसे भी हम कल पढ़ चुके हैं। कमेंट में आप मुझे बताओ जल्दी से, एक कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल बताओ जो कि आपका
एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। मैंने आपको एक उदाहरण मतलब मैंने आपको एक याद करने की ट्रिक दी थी। ट्रिक ये थी कि जो कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, लाइक फ्रिक्शन वाला हो गया, और नॉन कॉन्टैक्ट वाला जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल वाला हो गया, ये सब आपके कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट होते हैं। लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स तो होता है लेकिन वो कंजर्वेटिव भी होता है, तो वो एक एक्सेप्शन हमने देखा था। अब आते हैं केपलर के प्लानिटरी लॉज जो 1609 में दिए गए थे। तो केपलर ने ये बोला था, 3 लॉ दिए थे केपलर ने, ठीक है। पहला लॉ इनका ये बोलता है, जो लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से कहलाता है, कि जितने भी प्लैनेट हैं, जैसे ये एक प्लैनेट है, ये एक प्लैनेट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, ये मार्स है, ये जुपिटर है, ठीक है। तो ये सब एक इलिप्टिकल पाथ में, एक दीर्घवृत्ताकार पथ में क्या है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, ठीक है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ये इन्होंने बोला था बस कि ऑर्बिट का शेप क्या है, तो इलिप्टिकल है, इसीलिए इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट बोल देते हैं, यानी कक्षाओं का नियम बोल देते हैं। फिर आते हैं सेकेंड लॉ पे, विच इज़ नोन एज द लॉ ऑफ एरिया। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये कहना क्या चाह रहा है वो समझिए। तो ये मान लेते हैं कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है हमारी अर्थ का, यहाँ पर होगा अपना सन, ठीक है, गर्मी चल रही ना, ठीक है। देन मान लेते हैं हमारी अर्थ है, ये मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, ठीक। लेट सपोज T1 पे पहुँचा, ठीक, T1 टाइम पे पहुँचा, तो इसके सन के और ये जो एरिया निकल के आएगा ना, ये वाला एरिया, ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, मान लेते हैं ये केस 1 हो गया। दूसरा केस कंसिडर करते हैं जहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ से यहाँ पहुँचता है, T1 ही टाइम लगाता है, जितना ही टाइम है ना T1 उतना ही टाइम में वो यहाँ से यहाँ पहुँचता है। तो ये करो, इसको बनाओ ऐसे करके, अगर ये भी T1 टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचे तो ये दोनों एरिया बराबर होंगे, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होंगे। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो कि ये T1 टाइम में यहाँ, ठीक है, से यहाँ पहुँचा है, मान लेते हैं, मतलब T1 टाइम ही लगाया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट में पहुँचा है और टाइम T1 ही लगा है, तो अगेन ये एरिया और ये एरिया बराबर होंगे आपके, ठीक, ऑलराइट। थर्ड लॉ क्या बोलता है कि इट स्टेट दैट द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब किसका, मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन से, यानी सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है, जो मीन डिस्टेंस है वो है r, ठीक है। तो जो t है, जो टाइम पीरियड है, उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r क्यूब। इसके अनुसार सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य के से उसकी माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर आपने कभी इलिप्स के बारे में पढ़ा हो क्लास 11th-12th में, अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड रहा होगा तो आपको पता होगा, ये होता है मेजर एक्सिस 2a, ये होता है माइनर एक्सिस 2b, ठीक है। तो ये a है वही चीज़, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है, वही मीन रेडियस वही है आपकी, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मीन रेडियस के क्यूब के, ठीक है। ये होते हैं हमारे केपलर के 3 लॉ। पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, क्योंकि वो ऑर्बिट के बारे में बता रहा है कि किस ऑर्बिट में सारे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड। दूसरा लॉ ऑफ एरिया कि भाई इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल एरिया स्वेप्ट करेगा। और थर्ड है लॉ ऑफ टाइम पीरियड, जहाँ पे टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मीन डिस्टेंस के क्यूब के। नाउ अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। हमें कई बार लगता है, स्कूल डेज में तो हमें बिल्कुल ही लगता था कि यार मास और वेट ना सेम चीज़ होती हैं, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। सर स्पैमर को ब्लॉक करिए। कौन है स्पैमर भाई यहाँ पे, अब अच्छा चलो, रिपीट, ओके ठीक है। तो मास और वेट में हमें जनरली लगता है कि सेम ही होते हैं, नहीं सेम नहीं होता है। मास ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, कितना मैटर उसमें प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मास, ठीक है। व्हाट इज़ द मैटर। हमारी एक लाइब्रेरी की मैम हुआ करती थी, लाइब्रेरियन थी वो, ठीक है। उनका एक डायलॉग फिक्स था, थी बढ़िया, मतलब बढ़िया इन दी सेंस कि ऐसा कुछ ज़्यादा डांटती वाटती नहीं थी, ठीक है। आराम से जो तुमको मौज करना है, अपन क्या जाते थे, अपन एक गिनीज, हमारा हम फिक्स था, हम थे दो लौंडे और थे, ठीक है, मेरे साथ। हमारा फिक्स था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड वाली किताब उठाएंगे, ठीक है, मुंडी नीचे करेंगे और मौज लेंगे खोल खोल के अपन ने, उसमें जो कैरेक्टर आता था उसकी मौज लेते थे बस।
ये करते थे लाइब्रेरी में, सिर्फ यही काम था। ढेरों बुक्स रखी थी, आपने कोई मतलब नहीं था, जल्दी भाग के जाते थे, गिनीज बुक वर्ल्ड वाली किताब उठाते थे, पन्ने पलट के मौज लेते थे, बस हंस रहे, मुंडी डाल के हंस रहे हैं। और जब ज़्यादा मतलब, अब ऐसा नहीं कि हम ही कर रहे होते थे, यही काम सब कर रहे होते थे अपने अपने लेवल पे, ठीक है, कोई कोई किताब से। तो जब बहुत ज़्यादा जब शोर हो जाता था, यस क्लास व्हाट इज़ द मैटर, बस इसके अलावा ना एक शब्द कम ना ज़्यादा। हम लोग समझ आते थे कि ठीक है, थोड़ा सा कम करना है मतलब ठीक है। तो बीच बीच में उनका ये था कि बस 2-3 बार ये बोल देना होता था, और आज तक इसके अलावा उन्होंने कुछ काम नहीं किया कि उन्होंने ये कहा कि कौन सी किताबें पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ नहीं, ठीक है। नाम भी मुझे उनका मतलब बाद में पता चला था, कोई तो क्रिश्चियन थी वो, ठीक है। बस उनका ये काम था, यस क्लास व्हाट इज़ द मैटर, इतना बोलना सिर्फ काम था, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो जैसे ही मैं मैटर देखता हूँ वो याद आ जाती है मैडम की। खैर, द मास ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ मैटर, कितना मैटर उसमें प्रेजेंट है। वेट की अगर बात करेंगे तो वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट। कैसे? देखो फोर्स क्या होता है, कल भी मैंने इस चीज़ के बारे में आपको बताया था, मास इनटू एक्सेलरेशन। वेट जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्थ जो है अट्रैक्ट कर रही है किसी भी बॉडी को, किसी भी मास को अट्रैक्ट कर रही है, और जिससे अट्रैक्ट कर रही है उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक तरीके का फोर्स ही तो है ये, वेट एक तरीके का फोर्स ही तो है, फोर्स जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है, जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट कर रही है किसी चीज़ को अपने पास, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। और मास की अगर बात करेंगे तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। मास कैसे होगा, मास आपकी अदिश राशि होगी, और वेट जो होगा आपका, भार जो होगा वो सदिश राशि होगी, ठीक। क्लियर हो गया? हिंदी में एक बार देख लीजिए यहाँ पर, ओके। इट डज़ नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास आप कहीं चले जाइए, आप अर्थ में हैं, आप अर्थ के किसी भी जगह में चले जाइए, चाहे इक्वेटर में, चाहे पोल्स में, चाहे आप दूसरे प्लैनेट पे चले जाइए, मास चेंज नहीं होने वाला है, वेट चेंज होता है, बिकॉज वेट इज़ डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी, ठीक है। क्योंकि मास तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, मास आपका चेंज नहीं हुआ, चाहे कहीं चले जाओ वो तो कांस्टेंट है। तो फिर एग्जाम्पल, इफ़ आई से कि यू वे 60 kgs, आप 60 किलो वजन है आपका कहाँ पर, अर्थ में, ठीक है। और अगर मैं बोल देता हूँ कि मून पे आपका मास कितना होगा, अगर मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है वो 1/6 है, तो बताइए अर्थ पे अगर आपका मास 60 kgs है तो मून पे आपका मास कितना होगा, अगर आपका मून पे जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 है। जैसे अर्थ की ग्रेविटी की अगर हम बात करेंगे, अर्थ में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसको हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त 10 अज्यूम कर लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो खैर, तो मून में अगर मैं बात करूँ अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 कितना, 1/6 होता है ग्रेविटी। लेकिन क्योंकि मास मैंने पूछा है तो मास चेंज नहीं होगा चाहे आप कहीं चले जाओ, लेकिन जो वेट है वो 6 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। 6 न्यूटन वेट क्यों हो जाएगा, क्योंकि वेट ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है, और ग्रेविटी 1/6 हो गई तो वेट भी 1/6 हो जाएगा, ठीक है। ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है, ये सेंटर ऑफ अर्थ पे ज़ीरो होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी ज़ीरो होती है। क्यों ज़ीरो होती है वो भी देखेंगे। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो द्रव्यमान बनाम भार, ठीक। अब आते हैं वेरिएशन इन दी ग्रेविटी पे, थोड़ा सा पानी का सेवन कर लिया जाए। हमारे जो केमिस्ट्री के टीचर थे वो 7 को 7 बोलते थे, 7। कहाँ से थे, शायद वहाँ से थे, मैनपुरी के थे शायद, तो उनका तो खैर समझ में आता था। मास तो सेम ही था, तो सही बताए क्या। चलो तो शुरू आगे बढ़ा जाए। हम्म, चलो। सर वाई वी कॉल
देखो मास को वेट बोल देते हैं, ठीक है। ओके, लेकिन वो होता आपका मास ही है मेनली वो, ठीक है, मेनली आपका वो मास ही होता है। ओके, ठीक है, मेनली वो मास ही होता है आपका। ठीक है, चलो, तो वो मास को हम वेट बोल ज़रूर देते हैं, लेकिन वो होता मास ही है। वेरिएशन आते हैं ग्रेविटी पे, क्या वेरिएशन होते हैं, तो पोल पे ध्यान ध्यान रखिएगा, ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे कम होती है। अभी ये कैसे पता चला हमें? बहुत आसानी से पता चला हमें। वो मत देखो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आओ, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये भी फॉर्मूला भी हम पढ़ के आए थे कि दो मासेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक। फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है m इंटू ए। अगर मैं m इंटू ए, जहाँ पे a अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो मैं g लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको अगर मैं इवेलुएट करूँगा तो m से m कैंसिल हो जाएगा और g से आएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जहाँ पर ये मास है लाइक प्लैनेट का और r है रेडियस प्लैनेट का। अगर अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ की बात कर रहे हैं तो ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। आप किसी भी प्लैनेट का कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर ही रखेंगे। ये अर्थ का मास रखेंगे, अर्थ की रेडियस का स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और आपका ये वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक। अब आप मुझे बताइए, ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है कि पोल्स पे या इक्वेटर पे कहाँ पे अर्थ की रेडियस ज़्यादा होती है और कहाँ कम होती है, ये आप मुझे बताइए। जो मैंने आपको ज्योग्राफी की आई थिंक ये पहली नहीं दूसरी क्लास में बताया था। बताइए बताइए क्यों? तो यहाँ पे सही आंसर ये होगा कि पोल्स पे, क्योंकि हमारी जो अर्थ का शेप है वो कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे सेंटर में वो बल्ज्ड है और पोल्स में वो फ्लैट है। सेंटर पे बल्ज्ड और पोल्स पे फ्लैट होने की वजह से अगर हम इक्वेटोरियल रेडियस की बात करेंगे तो वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोलर रेडियस। इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोलर रेडियस। क्योंकि इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा है, इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोल पे रेडियस के, तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि अगर पोल पर ये डिनोमिनेटर जितना कम होगा उतना ही ये जा बढ़ेगा और ये जितना बड़ा होगा उतना ही ये कम होगा। ये बात में तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल। तो पोल पे रेडियस अगर कम होगी, अगर, ठीक है, यहाँ तो अगर अर्थ की रेडियस कम है पोल्स पे ड्यू टू उसका शेप, हमने अभी देखा ये शेप होता है, पोल्स पे फ्लैट है और यहाँ पर बल्ज्ड है, तो ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू ये वाली डिस्टेंस। तो अगर ये कम होगी तो सोचो स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये कितना ज़्यादा हो जाएगा। और इक्वेटर पे क्योंकि ज़्यादा होता है तो ग्रेविटी कम हो जाएगी, तो इसलिए पोल्स पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है क्योंकि रेडियस अर्थ की वहाँ पे कम होती है और इक्वेटर पे ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर ग्रेविटी कम हो जाएगी। ग्रेविटी डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड। ये तो हो गया कि ठीक है, हम अर्थ की पोल की तरफ जा रहे हैं, इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं, भूमध्य रेखा की तरफ। ये ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, यानी कि हाइट के साथ यानी ऊपर हम जाएंगे तो ग्रेविटी डिक्रीज करेगी, गुरुत्वाकर्षण घटता जाएगा। द ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, यानी चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है, ठीक है। द ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण होगा वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होगा। समझ में आई आपको ये इतनी बात? ठीक है, इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, रटने वाली बात है। इसमें सिंपल, यहाँ मून का मास रखेंगे, यहाँ पर उसकी रेडियस रखेंगे और आपको वैल्यू 1/6 ऑफ 9.8 ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्योंकि जब हम सेंटर पे जाएंगे तो सेंटर पे तो रेडियस काइंड ऑफ क्या ही हो जाएगी, ज़ीरो ही हो जाएगी, तो इसीलिए सेंटर पे ग्रेविटी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। मास वो सब तो मैंने आपको बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं, तो अब आते हैं वेरिएशन इन द ग्रेविटी पे। वो तो अगेन हमने देख ही लिया कि एज वी गो हैड द डिस्टेंस इंक्रीजेज एंड ग्रेविटी डिक्रीजेज, यानी कि ऑल्टीट्यूड के साथ जाने पे ग्रेविटी डिक्रीज होती है, यानी कि हाइट पे जिस तरीके से हम चढ़ेंगे उस तरीके से ग्रेविटी डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आप देखो सेंटर से ये रेडियस थी अभी, ठीक है, और वो रेडियस बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए जैसे जैसे हम हाइट में जाएंगे अर्थ के, तो जो ग्रेविटी है वो उसकी वैल्यू कम होने लगेगी, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर वो बढ़ने लगेगी, और जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे फ्रॉम द सेंटर, डिनोमीटर बढ़ाओगे, तो ये पूरी जो वैल्यू है वो कम होने लगेगी, ठीक है। ओके, सो एज वी गो डीपर इनटू द अर्थ, ओनली द अर्थ्स मास बीनीथ अस कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रेविटेशनल पुल, द मास अबव हैज़ नो इफेक्ट, सो ग्रेविटी ऑल्सो डिक्रीजेज। जब आप अंदर जाते हैं तो ग्रेविटी स्ट्रॉन्गेस्ट एट द सर्फेस, वीकर बोथ अबव एंड बिलो इट,
ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो घटती जाएगी, और जब नीचे जाएंगे तो जो आपके ऊपर मास है, ठीक है, नीचे जाने पे ऐसा हमें लग सकता है कि रेडियस डिक्रीज़ हो रही है, तो वो बढ़ेगा, ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो एक तरीके से जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हमने एस्केप कर लिया है, यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, यानी कि द मास बीनीथ अस कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रेविटेशनल पुल, लेकिन जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला जो मास है उसका कोई इफेक्ट नहीं है। इसकी वजह से ग्रेविटी यहाँ पर डिक्रीज़ ही करती है, ऊपर जाएंगे चाहे नीचे जाएंगे, और आप सेंटर पे पहुँच जाएंगे तो रेडियस ज़ीरो, एंड वो आपका भी ज़ीरो हो जाएगा ग्रेविटी, ठीक है। तो जो ग्रेविटी है वो सरफेस पे सबसे हाईएस्ट होगी। ओके, ऑलराइट। देन आते हैं थ्रस्ट पे। थ्रस्ट क्या चीज़ होती है? कुछ नहीं, जो प्रेशर लगता है परपेंडिकुलरली यानी 90 डिग्री पे, उसको थ्रस्ट बोलते हैं। यानी कि लेट सपोज एग्जांपल में ये कोई वुडन ब्लॉक है और इस पर अगर मैं कोई कील ठोक रहा हूँ हथौड़े से, तो यानी कि यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल लग रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बिटवीन वो जो कील है, वो जो नेल है, और जो सरफेस है, वुड की सरफेस है। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, मतलब परपेंडिकुलर है दोनों। दैट मीन्स कि ये इस फोर्स को मैं बोल दूंगा थ्रस्ट। यानी फोर्स और थ्रस्ट हैं एक ही चीज़, बट एंगल पे डिपेंड करता है। अगर वो 90 डिग्री का एंगल हो जाता है, यानी कि जिसको कि हम परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल बोलते हैं टू द सरफेस, तो उसको हम थ्रस्ट बोल देते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट, वो न्यूटन्स होती है। Thrust is generated by the engines of the aircraft through this some kind of propulsion system. Thrust जनरेट करता है इंजन, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट का होता है, थ्रू सम काइंड ऑफ propulsion system। अच्छा, एयरक्राफ्ट आप मुझे बताओ, ठीक है, जब एयरक्राफ्ट जाता है तो उसके पीछे एक ट्रेल बन जाती है। ट्रेल इन दी सेंस आपने देखा होगा इस तरीके से कुछ धुएं का ऐसा कुछ तो बन जाता है, ऐसा लगता है कि यहाँ से विमान गुजरा है। क्या होता है वो? क्यों होता है वो? पता है किसी को? वैसे इसका लेना फिजिक्स से नहीं है, इसका लेना देना एक्चुअल में केमिस्ट्री से है, या फिर आप बोल सकते हैं ज्योग्राफी से है। बताइए। मैंने आपको बताया भी होगा कि इसके पीछे का जो फ्यूल, जो एक काइंड ऑफ गैस निकलती है, ठीक है, जो फ्यूल, वो कंडेंस हो जाती है, क्योंकि ऊपर बहुत लो टेम्परेचर होता है जिस हाइट पे उड़ रहे होते हैं, तो वो जो है गैस लिक्विड बन जाता है और एक तरीके का बादल टाइप बन जाता है। जी हाँ, जैसे क्लाउड्स होते हैं, जो बादल होते हैं, वो एक फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन ही तो हैं, ठीक है। बादल जो होते हैं हमारे, वो कंडेंसेशन के तो एक प्रकार हैं, तो कंडेंसेशन के ही एक प्रकार हैं। तो उसी तरीके से जब वो पास होता है तो वो भी आपका एक कंडेंसेशन ही हुआ है और एक तरीके से बादल ही बना है वो आपका, ठीक है। खैर, अब आते हैं प्रेशर पे। प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया या फिर फोर्स अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या होता है? वही फोर्स ही होता है जो परपेंडिकुलरली लग रहा होता है। फोर्स अपॉन एरिया इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है, ठीक है। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी, जिसको कि हम पास्कल भी बोल देते हैं। पास्कल इसलिए बोल देते हैं बिकॉज प्रेशर की डिस्कवरी ये सब पास्कल ने करी थी। जैसे कि न्यूटन क्या होता है? ठीक है, न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होता है न्यूटन, एक न्यूटन। लेकिन इसको हम न्यूटन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि न्यूटन जी ने फोर्स की डिस्कवरी करी थी, इसलिए सिर्फ बोल रहे हैं। उसी तरीके से प्रेशर की जैसा यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, लेकिन पास्कल इसलिए हम बोल देते हैं टू ऑनर दी साइंटिस्ट, ठीक है, उन साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी, ठीक है, प्रेशर की, इसलिए। ऑलराइट, ना पास्कल्स लॉ पे आते हैं कि पास्कल का नियम क्या कहता है। तो पास्कल्स लॉ ऑल्सो पास्कल्स प्रिंसिपल or the principle of transmission of fluid pressure is a principle given by Blaise Pascal that states that a pressure change at any point in a confined incompressible fluid is transmitted through the fluid such that the same change occurs everywhere। समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर कभी आप गाड़ी की सर्विसिंग करवाने के लिए गए हो, अगर आप अपने जो 4 व्हीलर होता है, तो वहाँ पर आप नोटिस करोगे कि जो मैकेनिक होता है वो अपने पैर से कुछ तो एक प्रेस करता है पैर से, और आपकी गाड़ी उठ जाती है। उसके पैर से प्रेस करने से पूरी आपकी गाड़ी उठ गई। कहाँ गाड़ी का वेट है आपका, लगभग 1000 किलो की गाड़ी है, और कहाँ वो पैर से प्रेस कर रहा और 1000 किलो का उठ गया। क्यों उठ गया? समझिए ध्यान से। क्योंकि प्रेशर जो है वो फोर्स अपॉन एरिया है, जो कि ये हमें बता रहा है कि अगर आप इस एरिया को कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर अप्लाइड बढ़ जाएगा। और अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो जो प्रेशर अप्लाइड है वो कम हो जाएगा। ठीक, कैसे? देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरिया क्या है? कम है, ठीक है, यहाँ पर एरिया कम है। लेट सपोज कि मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। एरिया यहाँ पर 2 मीटर स्क्वायर है, एरिया मैं मान लेता हूँ 2 मीटर स्क्वायर है। तो प्रेशर सर कितना अप्लाई हो रहा है? प्रेशर हो रहा है 5 का, यहाँ पर 5 जो पास्कल है उसका इतना यहाँ पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक। सर जैसे बैग का बेल्ट, भाई बड़ी लेट,
तुम्हारा क्लास उसमें कमेंट्स में कुछ और ही चलता रहता नहीं। देयर मोस्ट ऑफ ऑलवेज डूइंग इनअप्रोप्रिएट टॉक इन लाइव चैट। सच मेरा गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, बिल्कुल अर्पित आएगा, तो बिल्कुल आना चाहिए गुस्सा। ठीक है। ठीक है, चलो। तो हाँ जी, तो प्रेशर कितना लग रहा है कर दूँ? ठीक है, प्रेशर सेम है। ठीक है, प्रेशर सेम है, लेकिन फोर्स अपॉन एरिया इसको बढ़ा दूँ मैं, कितना हो जाएगा ये? 20, यानी फोर्स अब ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, यानी कि अगर आप जैसे, क्योंकि इस यहाँ पर क्या हुआ, एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, यहाँ पर आपने प्रेशर लगाया क्योंकि यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, ये एरिया इक्वली पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा। क्यों? एरिया बढ़ा दिया आपने, इसलिए एरिया आपने बढ़ा दिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और यही मैंने आपको कल फॉर्मूला दिया था वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, जो कि कल के पीपीटी में था। ठीक है, लास्ट में अगर आपको याद हो, जो सबसे आखिरी में क्वेश्चन दिया था वो इसी फॉर्मूले से होगा आपका। ठीक है, क्लियर है कि किस तरीके से आप एरिया बढ़ाएंगे तो जो एक तरीके से ये पूरा जो आपका ये प्रेशर है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये बहुत ही आसानी से आपकी गाड़ी उठ जाएगी। तो अ प्रेशर चेंज एट एनी पॉइंट इन अ कन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फ्लूइड सच दैट द सेम चेंज अकर्स एवरीवेयर। 1653 में दिया गया था ये और 1663 में पब्लिश हुआ था। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितने पास्कल होते हैं? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, और एक एटीएम में 1.01325 बार होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि एक एटीएम में कितना पास्कल होता है और एक एटीएम में कितने बार होते हैं। एक न्यूटन में कितनी डाइन होती है ये तो मैंने आपको बता दिया था। न्यूटन फोर्स का SI यूनिट होती है और डाइन आपका CGHS यूनिट होता है आपका। ठीक है, CGHS यूनिट होता है जो आपका सेंटीमीटर, ग्राम और ये सब दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत ही फैसिनेटिंग टाइप ये है, मतलब बहुत ही फैसिनेटिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक्चुअल में एक बार कुछ तो ऐसा हुआ था। ठीक है, आर्किमिडीज किसी प्रजा के एक मतलब प्रजा के एक सदस्य थे। ठीक है, किसी एक साम्राज्य में प्रजा का एक हिस्सा थे। ठीक है, तो वहाँ के राजा को ये चेक करवाना था कि उनका जो मुकुट बना है सोने का उसमें कितनी मिलावट है। ठीक है, तो वो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट से यूज़ करके उन्होंने चेक किया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता क्या है? अपवर्ड बॉयंट फोर्स दैट इज exerted on a body immersed in a fluid whether fully or partially is equal to the weight of the fluid that the body displaces। क्या है कहने का मतलब? देखो, ये हमने एक वेइंग मशीन ली, भार मापने की मशीन ली, तो हमने देखा ये जो हमने टांग रखा है कुछ भी लोहे का, जो भी मान लो 7 LBS इसका वेट है। कितना? 7 LBS इसका वेट है। ठीक, जब इसको पानी में मैंने डुबोया, पानी में इसको जब डुबोया गया तो इसका वेट घट के 4 में आ गया। देखो कांटा 4 पे दिखा रहा है। 3 LBS से घट क्यों गया? क्योंकि नीचे से 3 LBS का जो फोर्स है वो लगने लगा। तो ऐसे तो 7 था इसका, नीचे की तरफ 7 था, लेकिन यहाँ से नीचे के ऊपर की तरफ 3 लगने लगा तो 7 ने 3 को कैंसिल कर दिया तो 4 बचा आपका। 4 इसीलिए 4 दिखा रहा है। लेकिन बात ये उठती है कि 3 LBS ही क्यों लगा रहा है ये? 4 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं, 3 ही क्यों लगा रहा है ये सवाल उठता है। इसका उत्तर ये है कि इसने जितना पानी रिप्लेस किया है यहाँ से, जितना पानी इसने यहाँ से हटाया है, जितने पानी की जगह ले रखी है, उसका वेट 3 LBS है। ये कैसे पता चला हमें? हमने इसको एकदम पूरा भर दिया, यहाँ पे होल कर रखा है और यहाँ तक पूरा भर दिया। यानी कि अब हम जब इसको सिंक करेंगे, नीचे जब डुबोएंगे तो ये पानी की जगह ले लेगा, ये पानी की जगह ले लेगा तो पानी ऊपर चला जाएगा। इतना तो शायद तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि जब हम किसी चीज़ में कोई चीज़ डालते हैं तो वो चीज़, वाटर का लेवल बढ़ जाता है। जैसे पानी में बाल्टी है, अब बाल्टी में तुम अपना हाथ डालते हो, कुछ डालते हो तो क्या होता है? पानी ऊपर की ओर आता है। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ आपने उसके अंदर डाली, पानी के अंदर, उसने पानी की कुछ जगह ले ली, तो वो पानी अब जगह बनाएगा और ऊपर आ गया। ऊपर आने के लिए हमने जगह ना देके यहाँ छेद कर दिया, सो दैट जितना पानी ऊपर आएगा वो यहाँ पर आके गिर जाए। जितना भी पानी ऊपर आए, जितना भी पानी ऊपर आए, कितना पानी ऊपर आएगा? जितना पानी इसने यहाँ से डिस्प्लेस किया होगा, हटाया होगा। तो जब ये हमने देखा कि जितना पानी ऊपर गया, यानी जितना पानी इसने हटाया, उसका वेट है 3 LBS। यानी इससे ये डिस्कवरी हुई, ये पता लगा कि नीचे से जो लगने वाला फोर्स है ऊपर की तरफ, जिसको बॉयंट फोर्स या उत्प्लावन बल बोलते हैं, उतना ही होगा जितना पानी ये डिस्प्लेस करेगा, जितने पानी की ये जगह लेगा। ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से
क्यों? एक सुई को अगर आप यहाँ पर पानी में छोड़ोगे, सुई को डुबोगे, डूब जाएगी, ठीक है, पत्थर फेंकोगे डूब जाएगा, लेकिन एक बड़ा सा जहाज नहीं डूबता है। क्यों? क्योंकि ये जब आपने पत्थर है, मान लो कि यहीं पे पत्थर आपने फेंका, ठीक है, मान लो यहीं यहीं पे मान लेते हैं पत्थर फेंका, तो पत्थर ने जो पानी डिस्प्लेस किया वो बहुत कम था, तो बहुत कम ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर बायंट फोर्स लग पाएगा जिसको ऊपर की ओर पुश करेगा, लेकिन इसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो नीचे गिर जाएगा। इस शिप का वेट बहुत ज़्यादा होगा, नो डाउट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका वेट होगा, लेकिन इसने जो है पानी का वॉल्यूम जो डिस्प्लेस कर रखा है वो बहुत ज़्यादा है अपने सरफेस एरिया की वजह से, क्योंकि नीचे का जो इसका सरफेस एरिया बहुत चौड़ा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एल्यूमिनियम की फॉयल लो, जैसे नहीं मम्मी लोग जिसमें हमें रोटी बांध के देती थी, ठीक, उसको आप ऐसे रैप अप कर लो, पूरा ऐसे बॉल सी बना लो, डालोगे डूब जाएगी, लेकिन उसको एकदम खोल के थोड़ा सा बोट टाइप बना लो, जैसे नहीं पेपर बोट हम लोग बनाते थे, याद है आप लोग को जब बारिश होती थी तो पेपर बोट बना के नाली में बहाते थे, तो क्यों बहते थे, तो डूबती क्यों नहीं थी? क्योंकि आपने नीचे से उसका सरफेस एरिया इन कांटेक्ट बढ़ा दिया, तो जो वो पानी डिस्प्लेस कर रहा होगा, जो पानी डिस्प्लेस कर रहा है ये, वो बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि ज़्यादा है तो उतना ही फोर्स इसको नीचे से लग रहा है और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए वो ऊपर की ओर उठा हुआ है। पानी बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहा है, साथ ही साथ ये पानी, ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस, साथ ही साथ अगर मैं यही बोलूँ कि ये जो जहाज़ है इसको फ्रेश वाटर में तैराओ, फ्रेश वाटर में तैराओ मतलब किसी नदी के पानी में, नदी का पानी तुमको पता है फ्रेश वाटर होता है, ठीक, पीने योग्य होता है, तो फ्रेश वाटर में अगर तुम तैराओगे तो ये उतने अच्छे से तैर नहीं पाएगी, नीचे ज़्यादा डूबेगी। फ्रेश वाटर में अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये सॉल्ट वाटर है, कितना ऊपर में ऊपर ही तैर रही है, यहाँ पर कितना थोड़ा सा डीप चली गई, क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर की डेंसिटी कम होती है, घनत्व कम होता है, और इसका घनत्व ज़्यादा होता है नमकीन पानी का, सॉल्टी वाटर का। लेकिन सर आपने तो बताया कि वाटर को डिस्प्लेस कितना किया है उससे लेना देना है, तो ये डेंसिटी वगैरह ये सब कहाँ से आ गया, सॉल्टी और ये सब है। देखो, जो बॉयंट फोर्स लगता है नीचे से ऊपर की ओर, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप अगर डेड सी, मृत सागर, जो इज़राइल और जॉर्डन के आपको बॉर्डर में देखने को मिलेगा, डेड सी, यहाँ आप अगर जाओगे, ठीक है, तो यहाँ आप डूब सकते ही नहीं हो, क्योंकि पानी यहाँ का इतना डेंस है, इतना खारा है कि आप डूब सकते ही नहीं हो, आप तैरते रहोगे, ठीक, क्यों? क्योंकि पानी बहुत खारा है, ठीक है, तो यानी कि जो बॉयंट फोर्स लगेगा वो ज़्यादा होगा, जो आपका वेट मान लो कि नीचे की ओर जो जा रहा होगा, ठीक है, वो मान लेते हैं कि 60 है, लेकिन जो नीचे से लग रहा होगा हो सकता है 65 हो, 70 हो, तो वो आपको क्या नीचे की ओर जाने ही नहीं देगा, वो आपको तैराता रहेगा। तो फोर्स जो होता है बायंट फोर्स, वो सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस किया है, जिस पे तो करता ही है, इसीलिए हमने देखा कि क्यों सुई डूब जाती है, पत्थर डूब जाता है, लेकिन जहाज तैरता रहता है। सुई डूब तो जाती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से खड़ा पानी में डालो, लेकिन वही सुई अगर तुम ऐसा करो, एक फोम लो और फोम में सुई को रख दो और बहुत ही जेंटली फोम को प्लेस कर दो पानी में, धीरे धीरे क्या होगा, फोम पानी एक्वायर करता जाएगा, सोखता जाएगा और धीरे वो फोम भारी हो जाएगा। तो फोम भारी हो जाएगा तो उसकी वजह से उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, जितना पानी वो डिस्प्लेस कर रहा है उससे ज़्यादा तो उसका वेट होने लगेगा, क्योंकि पानी को सोखने लगेगा, वो डूब जाएगा और आपकी जो वो सुई है वो तैरने लगेगी। जी हाँ, सुई को तैरा सकते हैं आप पानी में ऐसे करके। क्यों? उस केस में फिर सुई इस तरीके से पानी में लैंड करेगी। अगर आप खुद से इस तरीके से रखोगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिस्सा तो सुई का थोड़ा सा टिल्ट हुआ रहेगा, बहुत मुश्किल होता है इस तरीके से पानी में रखना, तो कोई ना कोई हिस्सा तो टिल्ट हो रखा होगा तो वो डूब जाएगा। उसके हेल्प से रखेंगे तो धीरे धीरे एकदम इसी तरीके से पोजीशन में आ जाएगी, और उससे क्या होगा कि जितना वो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर रहा होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इट्स वेट, तो उस केस में आपकी वो तैरने लगेगी। ठीक है, तो फ्लूइड वॉल्यूम पे भी तो डिपेंड करता ही है, लेकिन उसके डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है फ्लूइड के। लेट्स सपोज अगर आप मान लो कि मैंने शहद ले लिया, शहद में तो डेंसिटी ज़्यादा है, ओके, तो जो फोर्स है आपका ये डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे भी और फ्लूइड के वॉल्यूम पे। ठीक है, ऑलराइट, ये समझ गया आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि किसी भी बॉडी पे कितना बॉयंट फोर्स लगेगा वो डिपेंड करेगा उसने कितना वेट ऑफ दैट फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रखा है। ठीक है,
ओके, अब आते हैं बर्नौली के प्रिंसिपल पे। बर्नौली का सिद्धांत देखते हैं, बर्नौली का सिद्धांत क्या बोलता है। तो बर्नौली जी का सिद्धांत ये बोलता है, ये साइंस प्रोजेक्ट में लेके गया था बचपन में, ओहो क्या नाम है, आशीर्वाद साहू, अच्छा तैरना नहीं आता है। अच्छा क्या हो गया, इरिटेटिंग क्या हो गया भाई। चलो, तो Bernoulli's principle is a key concept in fluid dynamics. It states that in a streamline flow of incompressible non-viscous fluid, the sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume remains constant. यानी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये कांस्टेंट रहती है। तो आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से प्रेशर, ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर, यहाँ पर ओके ठीक है, अभी मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी पढ़ाया नहीं है ना, तो रुक जाइए अभी थोड़ा सा, इसको रुक जाइए, ओके थोड़ा सा भी इसको रुकिए, है ना। पहले रिलेटिव डेंसिटी पे आ जाते हैं, फिर ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, रिलेटिव डेंसिटी पे आते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है भाई, जहाँ पे भी शब्द लग जाए रिलेटिव, उसका मतलब ये है कि हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, यानी किसी दोनों चीज़ों का रेशियो है। और जब रेशियो आता है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी है तो दो चीज़ों की डेंसिटी का रेशियो होगा, उस सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, उस सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, इससे निकलता है रिलेटिव डेंसिटी। वैसे डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का, और वॉल्यूम यानी आयतन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसका यूनिट क्या होगा, मास का है केजी, वॉल्यूम का है मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन ध्यान ये रखना है कि रिलेटिव डेंसिटी की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम यूनिट को आप ऊपर नीचे रखे हुए हैं इसलिए। तो जिस तरीके से लाइक फॉर एग्जाम्पल मास इंटू मास क्या होता है, इसका यूनिट मैं बोलूँ तो केजी स्क्वायर हो जाएगा, केजी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मास का भी केजी और इसका भी केजी मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप इस तरीके से रखोगे, डिवाइड करोगे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ भी डेंसिटी की भी सेम यूनिट होगी केजी पर मीटर क्यूब, इस डेंसिटी की भी सेम यूनिट होगी केजी पर मीटर क्यूब, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसलिए रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है। जहाँ पर भी आपको शब्द रिलेटिव दिख जाए वहाँ पर उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। तो ये रिलेटिव डेंसिटी, थोड़ा सा डेंसिटी देखिएगा किसकी कितनी होती है। वैसे ऐसा पूछता तो नहीं है बहुत डायरेक्टली, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लीजिए। जैसे हाइड्रोजन हो गया, CO2 हो गया, ठीक है, इथाइल अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, तो गोल्ड हो गया, इस सबका थोड़ा देख लेना, सबका रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब आते हैं वर्क और एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे। अब मैं आपको क्या हो, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपने उतनी देर से बैठे हो तुम वहाँ पे, तुमने कुछ काम नहीं किया। मैंने भी अभी तक उतनी देर से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने कुछ काम नहीं किया। घर वाले उसे बोल देते हैं, है ना, बोलते होंगे तुम लोगों से, क्या ही करते हो, बैठे रहते हो दिन भर, है ना। तो क्यों, सही बोलते हैं वो, बैठे रहते हो ना तुम, इसलिए काम नहीं करते हो। तो फिजिक्स के हिसाब से कोई काम नहीं करते हो क्योंकि तुम बैठे रहते हो, क्योंकि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो खैर वर्क होता क्या है, तो वर्क इज डिफाइंड एज द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ फोर्स दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव एट अ सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कार्य को उस ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी बल द्वारा स्थानांतरित की जाती है, जो किसी वस्तु को बल की दिशा में एक निश्चित दूरी तक ले जाने का कारण बनती है। तो एसआई मात्रक जो होता है वो जूल है, जो न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ऑल राइट, सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी किया गया कार्य फोर्स जितना आपका बल लगाया गया है, जितना विस्थापन हुआ है उसके बराबर होता है। अब क्योंकि थोड़ा सा अगर आप हायर फिजिक्स में जाओगे तो इन दोनों के बीच में एक स्केलर डॉट प्रोडक्ट होता है, एफ डॉट एस, एंड जब स्केलर डॉट प्रोडक्ट हटता है तो आपका एक कॉस थीटा आ जाता है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, डन, ठीक है। तो अब ये जो एफ एस कॉस थीटा है ना, ये हमें बताएगा कि क्यों वर्क डन कुछ केसेस में जीरो होता है। वो कौन से केसेस होते हैं, तो वो केसेस होते हैं आपके ये, ठीक है। वर्क डन जीरो होता है जब व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, फोर्स और डिस्टेंस, कूली एक बैग लेके सिर पे क्या कर रहा है, एक बैग सिर पे या फिर कहीं पे भी लेके जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक कूली है, ये वेट लेके जा रहा है रेलवे ट्रैक पे, ठीक है, सामान, इसके द्वारा किया गया कार्य जीरो होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, तो जो एंगल बनेगा यहाँ पर दैट वुड बी 90 डिग्री, और 90 डिग्री होगा तो ये एफ एस कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है तो पूरा वर्क डन उसका जीरो हो जाएगा। अब ये तो पहला केस हो गया कि अगर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा केस जो भी मैंने बताया था, अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा,
अगर मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, उतनी देर से यहीं बैठा हुआ हूँ, क्या मैं डिस्प्लेस किया? नहीं किया, मैं वहीं का वहीं बैठा हुआ हूँ, इसलिए मैंने चाहे कुछ भी कर लूँ, मेरा जो वर्क डन है, मेरे द्वारा किया गया कार्य वो ज़ीरो है। जैसे मैं दीवार को धक्का दे रहा हूँ काफ़ी जोर का, या फिर मैं वेट्स उठा रहा हूँ, ठीक है, वेट्स को मैंने उठा के वहीं रख दिया, क्या कोई वर्क डन हुआ? ज़ीरो। समझ रहे हो? मेरी बॉडी थक गई पूरी, लेकिन फिर भी मेरे द्वारा किया गया जो वर्क डन है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। और अगर फोर्स नहीं होगा तो फिर वर्क पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक तो अगर एंगल 90 डिग्री है तो ज़ीरो होगा, और अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो ज़ीरो होगा। वर्क डन ज़ीरो तो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो के मैंने 2 केसेस आपको बता दिए। पॉजिटिव कब होता है? पॉजिटिव तब होता है जब जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट भी हो। जिस दिशा में आपने बल लगाया है उसी दिशा में विस्थापन भी होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं कि पॉजिटिव वर्क डन किया गया है। वर्क डन इज पॉजिटिव। इधर की ओर लगा है, और अगर डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर लगा है, ठीक है, तो उस केस में दोनों क्या है? एंटी पैरेलल है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल। जैसे यहाँ पे तो पैरेलल है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है। यहाँ पे कि दोनों क्या हो गए? यहाँ पे दोनों एंटी पैरेलल हो गए, और एंटी पैरेलल होने की वजह से इनके द्वारा जो यहाँ पर जो वर्क डन किया जाएगा वो नेगेटिव होगा। तो वर्क डन इज नेगेटिव एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन और एंटी पैरेलल, एंगल 180 डिग्री बनेगा यहाँ पे। ठीक है, डन। कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। अब एनर्जी क्या होती है? ऊर्जा क्या चीज़ होती है? इट इज़ कैपेसिटी टू डू वर्क। कितनी क्षमता है कार्य करने की, वो है एनर्जी। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे पास मान लो कि जैसे कि हम बोलते हैं ना कि भाई आज ना कुछ खाया नहीं है, आज कुछ खाया नहीं, तो एनर्जी नहीं है। एनर्जी नहीं मतलब काम करने की क्षमता नहीं है, कैपेसिटी टू डू वर्क नहीं है, ठीक है, और एबिलिटी टू कॉज चेंज इन एनी एग्जिस्ट इन पोटेंशियल, काइनेटिक एंड थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, न्यूक्लियर और अदर फॉर्म्स। एनर्जी बहुत अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जैसे कि जो हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज एनर्जी के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी एनर्जी स्टोर होती है हमारी बॉडी में, हमें पता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है? देन क्यों कौन कन्वर्ट करता है? तो वो कन्वर्ट करता है ग्लूकागॉन, है ना। और ग्लूकोज को वापस उसमें कौन करता है? ग्लाइकोजन में कौन करता है? उसका क्या नाम है? वो करता है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। तो एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, लेकिन यूनिट इसकी सेम ही होती है, जूल। यूनिट कितनी होती है? जूल ही होती है, यानी कि जो वर्क डन की यूनिट होती है वही आपकी यूनिट होती है किसकी? एनर्जी की, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, जैसे कि जूल एसआई मात्रक है, जैसे न्यूटन एसआई मात्रक था फोर्स का, तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन आ रही थी, उसी तरीके से एक जूल में, ध्यान रखना, 10⁻7 अर्ग आते हैं। अर्ग इसी तरीके से क्या है? सीजीएस यूनिट है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है, जिसको बोलते हैं सीजीएस यूनिट। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब एनर्जी की अलग अलग फॉर्म्स हम समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो हमने छोड़ा था वो देख लें क्या? नहीं, अभी नहीं, पहले अलग अलग फॉर्म समझते हैं, ठीक है। एनर्जी में सबसे पहले तो है काइनेटिक एनर्जी, ऊर्जा के रूप में पहले तो है हमारी गतिज ऊर्जा। कोई भी चीज़ जब चल रही होती है तो उसमें जो एनर्जी होती है वो है काइनेटिक एनर्जी। लेट सपोज मेरा हाथ ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है ऐसे, इसमें क्या काइनेटिक एनर्जी। अब मान लो कि हाथ मेरा मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, तो मेरा गाल आ जाए सामने, ठीक है, इस हाथ के चटाक से पड़ेगा, ठीक, तो क्या है? वो मैंने काइनेटिक एनर्जी थी जो कि तुम्हारे गाल में ट्रांसफ़र कर दी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है आपका हाफ mv²। क्या फॉर्मूला होता है इसका? हाफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने कल देखा था कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो उसको क्या बोलते हैं? जरा बताइए कमेंट्स में, सभी लोग का एक साथ आंसर आना चाहिए। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं, जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, कि कितना कोई डिस्ट्रक्शन करेगा वो मास और वेलोसिटी दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ मास और वेलोसिटी का स्क्वायर है, मास है, वेलोसिटी भी है, लेकिन वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो हम एक काम करें क्या? हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे हाफ mv² है, तो m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, यानी कि ऐसे कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी मैं बोल सकता हूँ, या मैं ये बोल सकता हूँ कि मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, और नीचे क्या आ जाएगा? m। अब m² v² को मैं mv का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और नीचे आ जाएगा 2m, और mv क्या है? mv है p, तो p²/2m, ये क्या हो जाएगा आपका? दिस वुड बी काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच का रिलेशन। ये है काइनेटिक एनर्जी,
ठीक है, ये है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के बीच का और लीनियर मोमेंटम के बीच का रिलेशन हो जाएगा ये p²/2m। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि अगर हम इस लीनियर मोमेंटम को डबल कर दें, ठीक है, अगर डबल कर दें, ट्वाइस कर दें, सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम इसको लीनियर मोमेंटम को डबल कर दें तो बहुत आसान है। लेट सपोज दिस इज आवर काइनेटिक एनर्जी, p की जगह अगर हम कर दें 2p, p की जगह मैं कर दूं 2p, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2m, राइट। देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये 4p² अपॉन 2m, ठीक है। तो p²/2m क्या था, ये हमारा ओरिजिनल एनर्जी था, ये मैं ke1 लिख लेता हूँ, ये ke2 लिख लेता हूँ, तो ke2 कितना आ जाएगा 4ke1, राइट। तो 4 टाइम्स हो जाएगा, बहुत ठीक है, देखना भी आसान है कि हाँ किस तरीके से p को हम 2p करूँगा, तो 2p का होल स्क्वायर तो 4p² हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। वही जो चीज़ मैंने आपको बताई वही यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी पे, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा इसको बोलते हैं। गतिज ऊर्जा, किसी चीज़ की गति की वजह से ऊर्जा जो आ रही थी, मोशन की वजह से जो ऊर्जा आ रही थी, वेलोसिटी है उसमें, वेलोसिटी की वजह से वहाँ पर एनर्जी आ रही थी, उसको हम बोल रहे थे काइनेटिक एनर्जी। अब किसी चीज़ की स्थिति की वजह से, यानी कि पोजीशन की वजह से, शेप रुकी हुई हो, लेकिन जनरली ये जो आती है स्टेट की वजह से आती है। कैसे, अभी बताता हूँ हमको। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट रेडी टू बी रिलीज्ड एंड टू डू वर्क। बस छोड़ने की इंतजार है, अपना काम ही करना लगेगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक क्या है, ये एक मैंने पत्थर को कर रखा है, ठीक। यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने पकड़ के रखा पत्थर को, ये बंधा हुआ है एक जगह पे, मैं इसको पीछे ले गया, ऐसे था ये, ऐसे था टंगा हुआ था, मैं इसको पीछे ले गया, खींच के मैं पीछे लगा, ठीक है। इसमें मैंने पता है कौन सी एनर्जी स्टोर कर दी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दी। मैंने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर कर दी। जैसे मैं पीछे खींच के ले गया, अभी जब ये ऐसे टंगा था तो कोई एनर्जी नहीं थी, लेकिन इसकी करंट स्टेट की वजह से जब मैं इसको पीछे खींच के ले गया, एक सर्टेन हाइट पे ले गया, इसमें एनर्जी आ गई। अब अगर मैं इसको छोड़ूंगा क्या होगा, ये इस डब्बे में हिट करेगा और इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो इस क्या एनर्जी ने वर्क नहीं किया। अब कितना वर्क करेगा वो डिपेंड करेगा मैंने इसमें कितनी एनर्जी स्टोर कर रखी। ज़्यादा पीछे लेके जाऊँगा, ज़्यादा जोर का डिस्प्लेस करेगा। तो इसने क्या करेगा, ये अपनी पोजीशन और स्टेट की वजह से एनर्जी को, ठीक है, रिलीज़ करेगा और काम करेगा। तो ये है आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एग्जांपल है इसका, जैसे कि अगर मैं कोई चीज़ को ऊपर उठा के ले जाऊँ और फिर उसको छोड़ूँ, यहाँ मैं यहाँ पे ले गया, तो इसमें एक जो एनर्जी स्टोर हो गई दैट वुड बी पोटेंशियल एनर्जी। इसमें जो ऊर्जा स्टोर हो गई उसको हम बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। और जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा ये एकदम ज़ोर से जाके नीचे हिट करेगी, ठीक है। तो इसी में, इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए इस पर क्वेश्चन भी बन चुका है कि कोई चीज़ है उसको अगर मैं ऊपर से ड्रॉप करूँगा, अभी मैंने उसको ऊपर पकड़ के रखा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें मैक्सिमम होगी, और वो कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। तो ये होती है mgh, इसको बोलते हैं कि जैसे हाफ mv² फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, तो उसी तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। इसमें जो एनर्जी वो mgh है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो होगी, गतिज ऊर्जा यहाँ पर जीरो इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर बॉडी में कोई मोशन नहीं है, अभी पकड़ के रखा हुआ है। जब तक कोई मोशन नहीं होगा तब तक कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। और जब तक कोई किसी बॉडी में वेलोसिटी नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने इसको ड्रॉप किया, अब जैसे मैंने इसको ड्रॉप किया तो इसकी जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी वो कम होना शुरू हो गई, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। क्यों, जैसे मैंने छोड़ा उसकी स्पीड, उसको स्पीड आ गई, उसमें मोशन आ गया, उस पर स्पीड आ गई, और जैसे जैसे वो नीचे जाएगा बॉल, वैसे वैसे उसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, यानी वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे जस्ट ग्राउंड पे ही आ चुकी है वो, यानी हाइट उसकी जीरो हो चुकी है, तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। हाइट जीरो हो गई, पूरी वैल्यू जीरो हो गई, इसलिए काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होगी, यहाँ पर मैक्स होगी, ठीक है, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। बट जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट वुड बी जीरो। क्यों, क्योंकि हाइट नहीं है। तो एकदम ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी जीरो, सबसे नीचे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। और अब बीच में अगर बात करेंगे तो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे बात करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इक्वल होंगी एट द सेंटर पॉइंट। डन, ऑलराइट। अब आते हैं व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी।
पलायन वेग क्या होता है। लेकिन इससे पहले अब एक सेकेंड, चलो पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं एनर्जी वाला, फिर आता हूँ उस बर्नौली प्रिंसिपल पे। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, तो द वेलोसिटी नीडेड फॉर अ बॉडी टू एस्केप फ्रॉम अ ग्रेविटेशनल सेंटर, ठीक है, ऑफ अट्रैक्शन विदाउट अंडरगोइंग, ये तुम खड़े हुए यहाँ पे, ठीक है, ये हो तुम इंडिया में ही हो ना, तुमने कोई चीज़ फेंका, ठीक है, कोई चीज़ दूर जोर से उसको फेंका, जोर से फेंका तुमने, गिर गई, ठीक है, और जोर से फेंका और ऊपर गई, ऊपर गई, ये गिर गई आके, और ज़ोर से फेंका तुमने, और ज़ोर से फेंका, गिर गई आके, ठीक है, और बहुत ज़ोर से फेंका, ठीक है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये गिरेगी नहीं, वापस नहीं आएगी, घूमने लगेगी। अब यहाँ पे उसने क्या किया, अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप कर लिया। जब आपने बहुत ज़ोर से फेंका तो उसने अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप कर लिया। जैसे मैंने बताया कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मान लो अफ्रीका में यहाँ से फेंका आपने, ठीक है, यहाँ कोई चीज़ गिरी, कोई चीज़, जैसे मान लो ईरान ने मिसाइल मारी, ठीक है, ईरान ने मिसाइल मारी, यहाँ गिरी, ईरान ने मान लो मिसाइल मारी, यहाँ गिरी, ठीक है, ईरान ने मिसाइल खूब और ज़ोर से मारी तो वो यहाँ गिरेगी, ईरान और ज़ोर से मिसाइल मारे तो ऐसे गिरेगी, ईरान और ज़ोर से मारे तो मिसाइल वो बाहर ही निकल जाएगी। समझ रहे हो तुम। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वो ऐसी स्पीड होती है, अगर आपने किसी भी चीज़ को इस स्पीड से फेंक दिया वो वापस ज़मीन पे गिरेगी नहीं, वो धरती पे वापस लौट के नहीं आएगी, वो एस्केप कर जाएगी, वो पलायन कर जाएगी, यहाँ से भाग जाएगी वो। सो imagine throwing a ball upwards. If you throw it lightly, it comes back down due to gravity. However, if you throw it with a high enough velocity, it will escape Earth's gravity and never return. ठीक है, वो बच निकलेगी और कभी वापस नहीं आएगी। राइट, डन है इतनी चीज़। ओके, अब आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसको क्या किया जा सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है एनर्जी को। जैसे कि मैंने केला वेला खाया, मैंने नाश्ता किया, एनर्जी आई मेरे अंदर। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। ठीक है, और भी चीज़ों में एनर्जी यूज़ हो रही होगी, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। तो उसमें वो एनर्जी खर्च हो रही है, तो एनर्जी भाग नहीं रही है कहीं। ठीक है, एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, जैसे डायनेमो जो है, डायनेमो में क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। डायनेमो, अगर आप ने कभी देखा हो, कुछ साइकिल ऐसी होती हैं जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे आपने देखा होगा तो लाइट भी लगी होती है, लाइट भी लगी हुई होती है उन साइकिल्स में। तो ऐसा पॉसिबल इसलिए हो पाता है बिकॉज वहाँ डायनेमो इंस्टॉल्ड होता है छोटा सा। वो जब आप पैडल मारते हैं तो वो जो मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वो आपका जो लाइट है वो जल जाता है। जनरेटर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी सेम काम होता है, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मोटर की बात करेंगे तो मोटर को जब आप क्या करोगे, मोटर को प्लग में सॉकेट में लगाओगे, इसका जो प्लग है सॉकेट में लगाओगे मोटर का, तो मोटर क्या है, मोटर ने इलेक्ट्रिसिटी ली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली और घूमना शुरू हो गया, उससे वो घूमना शुरू हो गया। तो ऐसे मोटर, जनरेटर, ये सब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक के तहत ही सब कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना तो हमें पता होना चाहिए कि किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं। तो मोटर जो है, मोटर को जब हम लगाते हैं जैसे है ना, उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो घूमना शुरू हो जाती है। तो मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो माइक्रोफोन्स होते हैं वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, माइक्रोफोन जो होते हैं वो। ठीक है, लाउड स्पीकर क्या करते हैं, तो लाउड स्पीकर से क्या निकलती है, आवाज़ निकलती है। ठीक है, तो जब हम उसमें काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, साउंड एनर्जी को। तो लाउड स्पीकर से क्या निकल रहा है, साउंड निकल रहा है मतलब कि वो इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट कर रहा है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में जो सन की एनर्जी है, जो लाइट एनर्जी है, सन की एनर्जी, ठीक है, प्राइमरली सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सुगर्स यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। समझ में आई आपको ये चीज़ कि लाइट एनर्जी को उसने लिया, ठीक है, लाइट एनर्जी को उसने ग्रैब किया और उससे क्या किया, ग्लूकोज बनाया, ठीक है, सुगर्स बनाया, उसको केमिकल में कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ सुगर्स यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
समझ रहे हैं आप? तो लाइट को लिया और ग्लूकोज बना दिया, खाना बना लिया अपना, वो क्या है? वो केमिकल है। तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है कहाँ पर? फोटोसिंथेसिस में हो रहा है, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। बैटरी में क्या होता है? तो बैटरी के अंदर केमिकल भरा हुआ होता है, बैटरी के अंदर केमिकल्स भरे हुए होते हैं, और वो केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बल्ब की अगर बात करेंगे तो बल्ब में क्या होता है? तो बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, फिर बल्ब ग्लो करता है, और अगर आप देखोगे तो बल्ब को पकड़ोगे, छुओगे तो बहुत गर्म सा लगेगा। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है सिर्फ लाइट में कन्वर्ट नहीं हुई है, साथ ही साथ हीट में भी कन्वर्ट हुई है। यह मुख्य रूप से विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? टंगस्टन का, जो कि जिसका क्यों बना होता है इसी का मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया था, जल्दी से बताओ। टंगस्टन का ही क्यों बना हुआ होता है? बिकॉज टंगस्टन का क्या बहुत ज़्यादा होता है? तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है क्या मेल्टिंग पॉइंट इसका। ठीक है, ओके। चलो अब हम वो थोड़ा सा बर्नौली प्रिंसिपल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ गया बर्नौली प्रिंसिपल? ये रहा। ठीक है, तो बर्नौली प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो सम होता है किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज़ का, प्रेशर एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, ये कांस्टेंट होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है कि क्यों आपका, जैसे आपने नोटिस किया है कभी राहत सामग्री भिजाई जाती है, या फिर किसी को अगर मान लो कि हमें एयर लिफ्ट करना है तो हम हेलीकॉप्टर से करते हैं, एयरक्राफ्ट से करते हैं? बताइए तब तक आप। क्यों एयरक्राफ्ट से करते हैं या फिर हेलीकॉप्टर से करते हैं? बताइए जल्दी बताओ। एयर लिफ्ट अगर किसी को करना है तो आपने नोटिस किया होगा कि हम ये काम करते हैं एयरक्राफ्ट से नहीं, हेलीकॉप्टर से। वहाँ पर यही प्रिंसिपल लगता है। ठीक है, अब मैं इसके ज़्यादा डेप्थ में जा नहीं रहा हूँ बिकॉज आपके क्लास 9th-10th का पार्ट नहीं है, चाहे बर्नौली प्रिंसिपल हो चाहे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो, लेकिन इन पर कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, रेयरली क्वेश्चन बनता है लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। हाँ बिल्कुल, हेलीकॉप्टर से करते हैं बिल्कुल, तो वहाँ पर बर्नौली प्रिंसिपल ही लगता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक पेपर रखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं सीधे करता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको सीधा होल्ड किया। ओके, अब अगर मान लो कि कोई एकदम टाइट पेपर नहीं, एकदम ढीला सा एकदम, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर फूंकूंगा ना तो ये सीधा हो जाएगा कायदे से। अगर आप पेपर लो, ठीक है, अब ये क्या ना पेपर बीच में मुड़ा हुआ है ये थोड़ा सा, जैसे ये पेपर लेता हूँ, दिख रहा है ना तुम लोग को? नहीं भाई, मैं भी तो करके देख लूँ, तुम लोग को बता रहा हूँ तो। ठीक है, तो ये पेपर क्या नीचे की तरफ टिल्टेड है भाई, जैसे ही पेपर लोगे तो पेपर ऐसे झुक जाएगा, फिर यहाँ फूंक मारो, ठीक, तो नोटिस करोगे ये ऊपर उठ जाएगा। यहाँ फूंक मारोगे तो कायदे से और नीचे दबना चाहिए, नहीं ऊपर उठ जाता है। यहाँ पर भी बर्नौली प्रिंसिपल लगता है। तो बर्नौली प्रिंसिपल के हिसाब से प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो लगने कारण उसका मैं बताता हूँ। एक्चुअल में यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है, यहाँ पर पहले प्रेशर सेम था, लेकिन जब यहाँ पे तुमने फूंक मारी तो पार्टिकल्स हट गए, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, जिसको ऊपर की ओर पुश करेंगे। तो खैर, तो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये कांस्टेंट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, चाहे किसी भी आप पॉइंट पे ले लो, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी उसका सम बराबर होगा। जैसे कि कल हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, कि पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, जब आप सम करेंगे तो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर हो जाएगी, और यहाँ पर रो जी एच, एम जी एच की जगह रो जी एच, और वहाँ हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हाफ रो वी स्क्वायर हो जाएगा। रो वहाँ पर डेंसिटी है फ्लूइड की। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसी तरीके से आपका जो थर्मोडायनेमिक्स वाला कॉन्सेप्ट है आपका क्लास 9th-10th में नहीं है, आपके मतलब काइंड ऑफ सिलेबस में भी शायद नहीं दिया होगा, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए बस इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लो। ठीक है, ज़्यादा मैं डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर वहाँ पर मुझे एंट्रोपी वगैरह का कॉन्सेप्ट समझाना होगा, और एंट्रोपी आपका बिल्कुल कोई मतलब का है नहीं। ठीक है, तो ये जीरोथ लॉ जो ये बोलता है, जिसपे कि आपका जो हमारे थर्मोमीटर वगैरह वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, कि अगर कोई बॉडी ए है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ, बी थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ, तो ए और सी अपने आप इक्विलिब्रियम हो जाएंगे। इट इज़ लाइक कि भाई अगर ए और बी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और बी और सी फ्रेंड्स हैं, तो ए और सी अपने आप फ्रेंड्स हो जाएंगे। ये इस तरीके से है। ठीक है, तो ये जीरोथ लॉ दिया था R.H. फॉलर ने 1931 में, 1931 में। 3 और लॉ है, मतलब जीरो है, 1 है, 2 है, 3 है।
फर्स्ट लॉ बोलता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जो अभी हम पढ़ रहे थे, अभी यही पढ़ रहे थे ना, चाहे डायनमो हमने देखा, जनरेटर देखा, फोटोसिंथेसिस देखा, बैटरी देखा, हर लाउड स्पीकर देखा, ठीक है, माइक्रोफोन देखा, तो उसमें क्या हो रहा था, एनर्जी सिर्फ कन्वर्ट हो रहा था एक फॉर्म से अनदर में। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है, या फिर मैं ये बोलूँ ये जो कॉन्सेप्ट है एनर्जी कंजर्वेशन का, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही आया है, ठीक है। तो इट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड टू हीट, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हीट एडेड टू द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जितने आपने हीट दिया सिस्टम में, उसका दो काम किया होगा उसने, एक तो वर्क डन किया होगा सिस्टम में, और साथ ही साथ उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया होगा। अगेन ये आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, 9th 10th का ये पार्ट नहीं होता है। सेकेंड लॉ की अगर बात करेंगे, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी ऑन इट्स ओन, इट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी डिसऑर्डर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि मेरी टेबल में सब इतना सब बिखरा पड़ा हुआ है, अपने आप से तो सेट नहीं हो जाएगा सब। जो डिसऑर्डर है, मतलब मैंने, ठीक है, मेरा लैपटॉप कहीं पड़ा हुआ है, मेरे बुक कहीं पड़ी हुई है, मेरा, ठीक है, तुम्हारा पेन कहीं पे पड़ा हुआ है, हर एक चीज़ कहीं, ये क्या है, डिसऑर्डर। दिस इज काइंड, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, रिलेट एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो एंट्रोपी हो जाएगी। अपने आप से तो सही नहीं हो जाएगा, अपने आप से कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में तो चला नहीं जाएगा हीट, ठीक है। हीट इंजन कांट भी 100% एग्जाम्पल है ये, 100% एफिशिएंट। रेफ्रिजरेटर्स रिक्वायर एक्सटर्नल वर्क टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट, कोल्ड से हॉट में हीट को ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि अपने आप तो हो नहीं जाएगी, काइंड ऑफ डिसऑर्डर, अपने आप तो सब ठीक हो नहीं जाएगा, तुम्हें करना पड़ेगा। तो वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। थर्ड लॉ ऑफ डायनामिक जो थर्मोडायनेमिक्स है वो ये बोलता है कि एज टेम्परेचर अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि जैसे जैसे तापमान शून्य के करीब पहुंचता है, यानी कि 0 केल्विन हो जाता है, तो एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल बिकम्स जीरो। जैसे जैसे आप एब्सोल्यूट जीरो की तरफ आएंगे तो इसका जो डिसऑर्डर है वो मैक्सिमम हो जाएगा वहाँ, सॉरी डिसऑर्डर वो जो है आपका एकदम जीरो हो जाएगा। एंट्रोपी द मेजर ऑफ सिस्टम्स थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर दैट इज अनअवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। तो बस ध्यान ये रखना है कि थर्ड लॉ एंट्रोपी से एसोसिएटेड है, ठीक है। सेकंड लॉ भी वैसे एंट्रोपी से एसोसिएटेड है, बस ये ध्यान रखना है कि हीट यहाँ पर अपने आप फ्लो नहीं होगी फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू, ठीक है, से हॉटर बॉडी में। और पहला लॉ क्या बोलता है, वही एनर्जी कंजर्वेशन। और जीरो क्या बोलता है, अगर ए बी के इक्विलिब्रियम में है, बी सी के इक्विलिब्रियम में, तो ए और सी अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, जो आर एच फॉलर ने 1931 में बोला था। अब आते हैं आज के आखिरी कॉन्सेप्ट पे, एंड दैट इज़ पावर, यानी कि शक्ति। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जेम्स वॉट, ठीक है। अब उन्होंने एक मशीन बनाई। पहले मिल्स वगैरह में क्या हुआ करता था कि घोड़ों का इस्तेमाल होता था सामान ढोने वगैरह के लिए और बहुत सारे काम के लिए, ठीक है, क्योंकि घोड़ों की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, हमें पता है। अब इन्होंने, जेम्स वॉट ने एक मशीन बनाई, एक इंजन बनाया। अब जेम्स वॉट ना सिर्फ एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, एक बहुत ही अच्छे मार्केटर भी थे। कैसे मार्केटिंग करी उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की, उन्होंने पहले तो ये देखा कि एक घोड़ा कितना सामान ढो लेता है, तो उन्होंने नापा कि भाई हाँ 33,000 LBS लगभग एक घोड़े की कैपेसिटी है, इतना ढो लेता है, ठीक। फिर उन्होंने बोला कि ये लो मेरा इंजन, ये जो है, ठीक है, ये इसमें 10 हॉर्स पावर की क्षमता है, यानी कि तुम्हारे 10 घोड़ों का काम ये इंजन अकेले कर देगा अगर तुमने ये लगा लिया तो इससे क्या हुआ, अच्छी मार्केटिंग में, अच्छा 10 घोड़े नहीं लेने पड़ेंगे, 10 घोड़ों का काम बच जाएगा, सही आ रही है। तो अब ऐसे बेचते हैं कि भाई तुम्हारा ना बहुत सारा काम बच जाएगा इससे, अरे कितना ही काम बच जाएगा। अब सीधे आपने बता दिया भाई 10 घोड़ों का काम बच जाएगा। तो यहाँ से पावर की जो एसआई यूनिट है वो हॉर्स पावर निकल के आई, पावर की जो यूनिट है वो हॉर्स पावर निकल के आई, जिसमें एक हॉर्स पावर में कितने होते हैं, 746 वॉट, ठीक है। अब ये वॉट क्या होता है, तो एक्चुअली पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वॉट। पावर की जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वॉट, जो वर्क डन अपॉन टाइम से निकाला जाता है, यानी कितना काम किया। इट इज़ द रेट एट विच वर्क इज डन, जहाँ रेट लग जाए वहाँ पर आपका मतलब तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए, टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी डेल्टा वी अपॉन टी एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन टी फोर्स हो गया। तो रेट का मतलब ही होता है टाइम से डिवाइड करना, कितने दर क्या है उसकी, किए जाने कार्य की दर क्या है, द रेट एट विच वर्क इज डन और द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और ट्रांसफर फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। ऐसा यूनिट पावर की कितनी होती है, वॉट होती है, ठीक है। तो जो आपका शक्ति है उसका एसआई मात्रक जो है वो है वॉट, डब्ल्यू, ठीक है। और एक वॉट में होता है कितना, ठीक है, एक वॉट मतलब ये जूल पर सेकंड। कैसे भाई, वर्क डन की यूनिट क्या है, जूल, एनर्जी की भी क्या यूनिट थी, जूल थी। अच्छा ठीक है, वर्क और जो एनर्जी हैं वो आपके कैसे यूनिट होंगे, स्केलर होंगे कि वेक्टर होंगे, कोई बताएगा, क्यों? हाँ अमित जी बिल्कुल मैं देखता हूँ, ठीक है। आज क्वेश्चन नहीं कराएंगे क्या, क्यों कराएंगे?
तो जूल और टाइम की होती है सेकंड, तो जूल पर सेकंड यूनिट हो जाएगी। अब इसको वॉट इसलिए बोल देते हैं क्योंकि जेम्स वॉट जो साइंटिस्ट हैं उनको ऑनर करने के लिए बस। ठीक है, क्लियर है। तो आपका हॉर्स पावर कितना है? अनीश सिंह, कास्टियो भी मेरे साथ पढ़ रहा है। कास्टियो कौन है? कास्टियो तो स्केलर है, बिल्कुल सही है। स्केलर, स्केलर बिल्कुल अदिश राशि होती है। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, और अगर मैं किलो वाट में बात करूँ तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 0.646 वाट किलो वाट हो जाएगा। ठीक है, तो हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर और द रेट एट विच वर्क इज डन, ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द आउटपुट ऑफ इंजन्स और मोटर्स। तो इंजन और मोटर का आउटपुट डिटरमाइन करने के लिए हॉर्स पावर का यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, ठीक है। पहले ये मैं बहुत हरकत किया करता था, न्यूज़पेपर आता था, ठीक है, न्यूज़पेपर में जितने भी सब बने होते थे मैं ऐसा चश्मा बना दिया, ठीक है, उनकी ऐसे ऐसे मुछें बना दी, ठीक है, और फिर अगर मम्मी ने देख लिया, ठीक है, जो फिर मेरी डांट पड़ती थी, तिलक लगा दिया, ठीक है, तिलक लगा दिया, ये सारे काम, ठीक है, होते थे। फिर इस तरीके से ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके कुछ बना दिया, लिख दिया ऐसे करके एक बार तो इतना परफेक्ट लिखा ना, मम्मी भी कंफ्यूज हो गई। खैर, तो आज का लेक्चर होता है ख़त्म, ठीक है। 4.0 बैच, अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए लेक्चर के, और अगर आपको इन क्लास की PDF चाहिए, डिजिटल नोट्स चाहिए, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस चाहिए, सब कुछ चाहिए, ज़िंदगी के सारे सुख चाहिए, तो बैच में आइए, मज़े लीजिए। इंग्लिश बैच 2.0 PSP सर के साथ मज़े लीजिए, और दोनों मज़े एक साथ लेने हैं तो कॉम्बो में, ठीक है। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक। चलो पहले ये वाला क्वेश्चन लगाओ जल्दी से, पावर पे ही है ना क्वेश्चन, ये लगाओ। मेरी मम्मी करती हैं। अच्छा, तो भाई मम्मी करती हैं काम। अच्छा, वो इतनी डांट पड़ती थी ना, मम्मी को भी देखती समझ जाती थी किसने किया होगा ये हरकत किसकी हो सकती है, तो इसीलिए फिर मैं जब मम्मी पढ़ लेती थी पेपर तब फिर करता था, ठीक है। अज्यूम ए डज 5000 जूल ऑफ वर्क इन x minutes and B does 1000 joule of work in 20 minutes. If the power delivered by A is P1 and B is P2, then P1 or is equal to 2P2, then x in minutes बताना है आपको। देखो, पावर क्या होता है? पावर होता है पानी को पीना, ठीक है। ठीक, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। बी के द्वारा किया गया काम कितना है? 1000 वर्क डन अपॉन टाइम 20 मिनट्स। डन डन। अब यहां लिखा हुआ है कि जो ये है P1 है, ये P1 है, ये क्या है? P2 है। P1 इज इक्वल टू 2P2, तो क्या यहाँ पे मैं इस तरह से लिख दूँ 500 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1000 अपॉन 20, ठीक, लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, ठीक है, ये गया आपका 5 बार में, तो x कितना आ गया? 5 मिनट, क्योंकि ये भी मिनट में था ना, तो वो भी मिनट में आ जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन करो, चौथा। नॉट करेक्ट कौन सा इसमें से एलिमिनेट करते जाओ और आंसर देते जाओ जल्दी से। सर कल क्लास मत लेना प्लीज़, स्टैटिक भी करनी है जी, ठीक है विशाल। अब क्योंकि विशाल ने बोला इसलिए कल क्लास नहीं होगी, अगर कोई और बोलता तो बिल्कुल होती। तुमको क्या लगता है? सर क्या आ रहा है और कब तक आएगा प्लीज़ बताइए। जो भी आएगा बढ़िया आएगा, मज़ा आएगा, ठीक है, पता चल जाएगा कुछ जल्दी, ठीक है। ऑल बॉडीज़ नॉट करेक्ट इन द यूनिवर्स, ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ब्रह्मांड में सभी पिंड गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से आकर्षित करते हैं। यस, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। टोटल वैल्यू ऑफ g एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। द मास एंड वेट आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। तो मास की यूनिट क्या होती है
और वेट की यूनिट क्या होती है? बिल्कुल सही है, तो बच क्या गया कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है। अभी ये करो, जी का यूनिट क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट का? सर बिल गेट्स की वजह से सही में हो रही है क्या बारिश? सर बिल गेट्स के वजह से सही में हो रही है, मतलब बिल गेट्स बारिश करवा रहा है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट हैज़ द यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻11 है ना। टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल मासेज आर ड्रॉप्ड एट फ्रॉम अ टावर एट एनी इंस्टेंट दे हैव इक्वल। हाँ। अब देखो, छत पे खड़े हो, ठीक है, तुम किन्हीं दो चीज़ों को फेंको, ठीक है, जैसे तुम एक गमला ले लो और एक पेड़ ले लो, एक गमला ले लो, एक पेपर ले लो, एक पेपर ले लो, एक अंडा ले लो, एक कद्दू ले लो, फेंकोगे सेम हाइट से, सेम टाइम पे गिरेंगी, यहाँ पे सेम टाइम पे गिरेंगी। अरे सर पागल ना बनाओ, इतने पागल हैं कि आप पेपर को फेंकेंगे ऊपर से और एक पत्थर को फेंकेंगे तो दोनों साथ में चलेंगे। पेपर टहल के जाएगा और पत्थर उसका वेट करेगा कि वो भी आ जाए। अरे बेटा पूरा तो सुनो, वैक्यूम में मतलब ये है कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि किन्हीं दो चीज़ों को सेम हाइट से फेंकोगे वो सेम टाइम पे ही रीच करेंगी, साइमल्टेनियसली रीच करेंगी, एक साथ ही ग्राउंड पे हिट करेंगी। लेकिन ऐसा होता इसलिए नहीं है, जैसे पेपर का है तो पेपर में एयर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। जैसे पैराशूट है, कल हमने देखा, वो परसों देखा था कि पैराशूट जब खुल नहीं रहा तो भयंकर एकदम एक्सेलरेशन होगा, जैसे खुला तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से जैसे पैराशूट खुले तो वो आपका ऐसे, ठीक है, इस तरीके से होने लगा था वो। तो यहाँ से आपको ये बात समझनी चाहिए कि पेपर में एयर रेजिस्टेंस बहुत लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर एक मास पे सेम लगती है। इसीलिए तुम चाहे पेपर फेंको, पेपर और चाहे तुम पत्थर फेंको, सेम टाइम पे रीच करेंगे। अगर तुम वैक्यूम में एक ऐसे सिस्टम में चले जाओ जहाँ कोई एयर नहीं है, दोनों सेम टाइम पे रीच करेंगे। यहाँ पे इसलिए नहीं रीच करते हैं क्योंकि उस पर एयर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। और आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि एक अंडा ले लो और एक वाटरमेलन ले लो, ठीक है, तरबूज ले लो। अब इनमें तो एयर रेजिस्टेंस जितना भी लगेगा बहुत हद तक सिमिलर ही लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा कद्दू ये इसमें हमारे यहाँ इसको कलिंदा बोलते हैं तरबूज में, तो थोड़ा सा इससे मोटा है तो थोड़ा सा एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, बस थोड़ा सा ही, ज़्यादा तो नहीं। तो आप पाओगे अंडा और ये जो तरबूज है एकदम सेम टाइम पर रीच करेंगे ये, जबकि वेट मतलब मास तो इनका अलग अलग है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है वो यहाँ पे सेम लगेगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट? किसी निर्बाध रूप से गिरने वाली वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा यहाँ पर सही है? इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। फ्रीली फॉलिंग का मतलब क्या है? इनिशियल स्पीड 0 है, तो इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, इट मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि आंसर जनरली आपको सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शन में दिखता है। वो बोला नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये बोला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सिमिलर और कंट्रास्टिंग है, ठीक है, सिमिलर और कंट्रास्टिंग आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? डी होगा, इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। If the linear momentum of a moving object changes by 2 times, then its kinetic energy will change by a factor. तो अगेन हमने देखा था लीनियर मोमेंटम को अगर हम डबल करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? p²/2m, यानी कि अगर आप इसको डबल करेंगे तो पूरा 4 टाइम्स जाएगा काइनेटिक एनर्जी। नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी इनमें से दाब का मात्रक क्या नहीं है? पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर या फिर बार। तो पास्कल भी यूनिट है, न्यूटन मीटर, तो भाई प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो ये न्यूटन, ये पर मीटर स्क्वायर, ये भी है। जूल पर मीटर स्क्वायर नहीं होगा, बार भी है, एटीएम भी है, ठीक है, लेकिन जूल पर मीटर स्क्वायर नहीं होगा, वो तो वर्क डन अपॉन एरिया हो गया, ठीक है। If the moon is brought closer to the earth such that its distance from the earth becomes half of the original distance, then the gravitational force of attraction between the earth and moon would be। चंद्रमा को पृथ्वी के निकट इस प्रकार से लाया जाता है कि पृथ्वी से इसकी दूरी मूल दूरी की आधी हो जाती है, तब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा? तो जो भी अभी ओरिजिनल डिस्टेंस है दोनों यानी मून और अर्थ के बीच में, उसको अगर हम हाफ कर दें तो पूछ रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कितना हो जाएगा। देखो, वी नो कि G इज इक्वल टू Gm/r², है ना, या फिर फोर्स पूछ रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये होता है Gm1m2/r², ठीक। मास तो दोनों का उतना ही है,
चाहे पास लाओ चाहे दूर जाओ, डिस्टेंस दोनों के आधी कर दोगे। डिस्टेंस अगर आधी कर दोगे, इसको कम करोगे तो ये बढ़ेगा, डिस्टेंस आधी करोगे तो दुगना बढ़ेगा। लेकिन भैया मेरे इसका स्क्वायर है, तो अगर ये r/2 करोगे तो ये r²/4 दे देगा, यानी 4 ऊपर जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। 2 टाइम्स सेम इंक्रीज टू 4, ठीक है भाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो घटाने पे, डिस्टेंस घटाने पे बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, स्क्वायर है ना, तो फिर 4 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस डिपेंड्स ऑन, तो भूपृष्ठ पर गुरुत्व के किस पर निर्भर करता है। चलो भैया 11 बज चुके हैं, तो अब यहाँ पर कर लो तुम ये, ठीक है, कि तेरा क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आंसर होगा यहाँ पे सी, बोथ इट्स मास एंड रेडियस, दोनों पे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, Gm/r², ठीक है। मास पे भी डिपेंड कर रहा है, आर पे भी डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे भी। चलो अगला क्वेश्चन करो। If an object of mass for 10 kg is moving with a uniform speed of 10 meter, then the linear momentum and the kinetic energy of the object will be, कितना होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ कितना होगा। हाँ, नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब बहुत कम कर दिए नंबर इन लोगों ने, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, तो 100 हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करेंगे तो p²/2m लगा लो, या तो ½ mv² लगा लो, जो भी लगाना है। तो 10 × 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है। 1000 में भाग करोगे 2 का तो 500 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 और 500, ठीक है। यूनिट का भी ध्यान रखना होता है, वैसे यूनिट तो यहाँ पर सही है। चलो यार आप कर लोगे, ठीक है, वही सेम है आपका, वही जो पृथ्वी और चंद्रमा वाला था, डिस्टेंस हाफ कर दिया था, वही है, ठीक है। ये वाला करो जरा। अ पर्सन ऑफ मास 50 kg स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट, if the lift moves in upward direction with an acceleration of 1 meter per second square, then the weight of the person would be, weight क्या होगा पर्सन का, वेट नॉर्मल कितना होगा, वेट क्या होगा, mg+a। कल बताया था अगर एक्सेलरेटर यानी कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो g+a, नीचे आ रही है mg-a, फ्री फॉल हो गया है 0 हो जाएगा वेट, ठीक। तो वेट m कितना है, 50 है, g कितना है, 9.8 होता है टू बी वेरी प्रिसाइज, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेशंस ले लेते हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने के लिए 10, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन तो हमारे सामने रखे ही हुए हैं, तो हम देख लेंगे, और 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 में गुणा करोगे 500 का तो आज 50 का, तो आ जाएगा 550, 550 के नज़दीक कौन सा है, 540। अब मैं पागल थोड़ी ना, इसको 9.8 रखूँगा, फिर 1 करूँगा, 10.8 का गुणा कराऊँगा 50 में, ठीक है, फिर 540 निकालूंगा, नहीं, सीधा करो, देख लो कि यार मैंने ना g को 10 रख दिया था, यानी 9.8 से थोड़ा सा ऊपर रख दिया था, यानी आंसर मेरा थोड़ा सा कम आएगा 550 से, तो 540, ठीक है। ये सब यार कर लोगे, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये बताओ जरा, बहुत उड़ रहा है ये लड़का। फिगर गिवन बिलो शोज द डायरेक्शन ऑफ 2 फोर्सेज P एंड Q एक्टिंग ऑन अ स्काई डाइवर, ठीक है। इस पर 2 फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, अब आपको बताना है कौन सा सही है इसमें। मतलब थोड़ा अच्छा लेवल क्वेश्चन है, ठीक है, ना बन पाए, ऐसा कोई लोड लेने वाली बात होती नहीं है वैसे, ठीक है। लोड नहीं लेते हैं दुनिया ज़िंदगी में, ठीक है। तो जब पैराशूट ओपन करेगा तो जो फोर्स P होगा, तो मुझे बताओ, पैराशूट ओपन करके यहाँ पर भयंकर लग रहा है एयर रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर प्रेशर जो लग रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा प्रेशर यहाँ पर, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस बहुत लग रहा है यहाँ पे, तो फोर्स P जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, कम तेज़ी से गिरेगा, ठीक है, कम तेज़ी से गिरेगा, ठीक है, और Q इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि Q इंक्रीज होगा तो P डिक्रीज होगा। ये करना जरा, 2 प्लैनेट हैं, ठीक, उनके मास का रेशियो ये और उनके डायमीटर का रेशियो ये है 2:1। फोर्स का रेशियो बताओ जो एक दूसरे पे एग्जर्ट करेंगे, फोर्स का रेशियो जो एक दूसरे पे एग्जर्ट करेंगे। हिंट है यहाँ पे आपके लिए, न्यूटन का गति का तीसरा नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि फोर्स जितना यहाँ मैंने मान लो दीवार को मारने में लगाया, दीवार ने उतना ही फोर्स से मुझे पुश किया, तो फोर्स हमेशा इक्वल होता है, फोर्स इक्वल होता है जितना मैंने लगाया। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की तो बात हो नहीं रही, ऐसा ये बोल रहा है कि ठीक है, मैंने अगर इस पर इतना लगाया तो ये कितना लगाएगा, उतना ही लगाएगा, तो 1:1 का रेशियो निकल के आएगा, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन करो, फिर SSC और रेलवे के क्वेश्चन करेंगे। सपोज अ बॉल ऑफ मास m है, इसको हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट A से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, और ये पॉइंट B एकदम मैक्सिमम हाइट पे रीच करती है, जहाँ पर अभी नो कि इसकी वेलोसिटी जाके 0 हो जाएगी, और फिर से पॉइंट A पे रिटर्न हो जाती है, ठीक है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसमें से सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो ठीक है,
काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी। तो पॉइंट ए पे जो इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी बी के बराबर होगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जो ए पे होगी वो पोटेंशियल एनर्जी ए पे होगी? नहीं भाई, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी बी पे जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो ये गलत हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए, बिल्कुल नहीं। काइनेटिक एनर्जी बी पे जीरो और ए पे मैक्सिमम, यानी ए ही सही होगा यहाँ पर। ठीक है, चलो भैया आ जाओ जरा, क्वेश्चन लगा लो जरा, CHSL वगैरह के भी हैं। नॉर्मलाइजेशन तो बहुत तगड़ा किए हैं ये लोग। What do you mean by something big? From something big I mean really big. Thanks a lot sir. चलो, बिग मतलब वेरी बिग, वेरी बिग मतलब वेरी बिग। Some people, some foolish type of people are means predicting that I will launch a book, but time will tell each and every one of you and those foolish people out there doing false kinds of predictions that what kind of announcement I will be doing in the recent coming times. So get ready, you guys. Okay, which of the following statements state the importance of the universal law of gravitation? The motion of planets around the sun, the tides due to moon and the sun. बिल्कुल। तो अगर हम बात करेंगे तो हमने पढ़ा था कि जो टाइड्स होती हैं वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन की वजह से आती हैं। याद करो, आज से लगभग नहीं होगा तो 2-3 बिलियन हो गए होंगे, उस साल पहले की मतलब बात है जब तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था कि स्प्रिंग टाइड क्या होती है, नीप टाइड क्या होती है। याद करो, 2-3 बिलियन तो हो ही गए होंगे लगभग। बताओ जरा, याद है क्या? स्प्रिंग टाइड क्या होती है, नीप टाइड क्या होती है? तो पहली बात तो ये दोनों सही होंगे, ठीक है। 26 की अगर बात करूँ तो सी होगा। तो याद करो, जब तीनों स्ट्रेट लाइन पे होते हैं तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, और जब तीनों ये क्वाड्रेचर, इसको बोलते हैं सिजगी। क्या बोलते हैं? सिजगी, ठीक है। अगर अर्थ है और दोनों एक साइड पे हैं, मून और सन, दैट इज कॉल्ड एज सिजगी कंजंक्शन। अर्थ अगर बीच में है, विच इज द केस ऑफ लूनर इक्लिप्स, ये केस होता है सोलर इक्लिप्स का, जब बीच में होता है तो उसको बोलते हैं सिजगी कंजंक्शन, ठीक है। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, मतलब सही बोला है मैंने, सिजगी कंजंक्शन पहले वाले में, और जब अर्थ बीच में आ जाएगी तो सिजगी ऑपोजिशन, दोनों अपोजिट साइड में चले गए, सन और मून। और ये होता है आपका जो क्वाड्रेचर एक कंडीशन होता है जहाँ पे तीनों 90 डिग्री पे हैं, ठीक है। An object weighs 80 Newton when measured on the surface of the earth. What would be its weight when measured on the surface of the moon? ठीक है, तो वेट क्या होगा? ऑलराइट, एक ऑब्जेक्ट है, वेट करता है 18 न्यूटन का, व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून? तो बहुत आसान है यार, 1/6 हो जाएगा तो 3 न्यूटन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मास पूछता तो चेंज ना होता, लेकिन वेट ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ग्रेविटी मून पे 1/6 होती है, उसने यहाँ पर दिया नहीं है, दे देगा तो फिर बहुत ही आसान हो जाएगा, इसलिए ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाई 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी कि जहाँ फोर्स लगाया गया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि वर्क डन वुड बी पॉजिटिव। द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट विल ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन? तो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तो 20 हो जाएगा जूल, ऑप्शन नंबर डी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताइए कौन सा सही है? हाँ, ये बात तो सही है, ऐसे नॉर्मलाइजेशन होगा तो कैसे ही चल पाएगा। चलो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, नो। काइनेटिक एनर्जी होती है। एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड, यस। एनर्जी दैट इज रिलीज ड्यूरिंग अ, नो। एनर्जी दैट इज, नो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी हो जाएगा आंसर। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है यार। अब 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? अभी मैंने बताया आपको कितने होते हैं। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन और 1 जूल में 10⁵ अर्ग होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का ए हो जाएगा। सैटेलाइट है, अगर 700 किलोमीटर ऑर्बिट कंप्लीट्स 15 ऑर्बिट्स पर डे, हाउ मेनी मिनट्स पर ऑर्बिट, यानी कि पर मिनट्स पर ऑर्बिट, ठीक है। एक सैटेलाइट है 700 किलोमीटर, इन 700 किलोमीटर ऑर्बिट कंप्लीट्स 15 ऑर्बिट्स पर डे, यानी कि 15 ऑर्बिट के चक्कर लगा लेती है एक दिन में, तो 1 मिनट में पूछा है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं? 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं, ठीक है। यानी कि लगभग कितना आएगा ये? 6 चौको 24,
तो दिन 12 13 14 इतना आ जाएगा इतने मिनट, ठीक। ओके 15 ऑर्बिट्स पर डे, यानी पर मिनट कितना लग रहा है भैया, क्या भैया, क्या भैया, क्या हो रो, ठीक है। 15 छक्का 90 आ जाएगा, ठीक है। 90 आ गया, नहीं नहीं 15 छक्का 90 कहाँ से आ जाएगा, 15 छक्का 15 27 5, ठीक है। अपनी क्या है ना, जो जो क्या बोलते हैं वो गणित है, कमज़ोर बिल्कुल नहीं है, ये मत सोचना गणित कमज़ोर है। हाँ हाथ छूटा हुआ है, मतलब हाँ तंग नहीं है, ठीक है। हाँ यहाँ तभी कट्टम कट्टम खेलना, ठीक है, छोड़े नहीं है। 5 दिए 15, ठीक है। क्या हुआ, 5 का पहाड़ा तो आता है ना 5 दूनी 10 4, ठीक है। कितना हुआ, 4 हुआ ना, 288 जाएगा, ले लो। 3 27 3 18, ले नहीं, हल्के मत लेना बेटा, भले 15 का पहाड़ा पूरा ना आता हो, लेकिन 5 का पूरा आता है अभी तक, हाँ भूला नहीं हूँ। इफ मार्स ग्रेविटी इज 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट वुड बी द वेट ऑफ अ 60 kg एस्ट्रोनॉट ऑन मार्स। अरे भाई मार्स वार्स में कितना हुआ जल्दी बताओ, अगर मार्स की ग्रेविटी इतनी है, सिंपल 60 इंटू 3.7 कर दोगे, ठीक है। विच 40 तक करेंगे, ठीक है मैक्सिमम बस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस करेक्टली, ठीक है, करेक्टली कनेक्ट द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, मास इनटू ग्रेविटी। यार क्या बेसिक से क्वेश्चन है यार, ये सब मज़ा नहीं आ रहा नहीं। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रेस्ट से ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई 0, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, टेक जी एस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, बताओ। तो वी बताना है यहाँ पर, ठीक है ना। वी दिया हुआ है ना, वी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, एस दिया हुआ है और जी दिया हुआ है, यानी ए दिया हुआ है। टी ना तो दिया है ना तो पूछा है, तो ऐसे ही क्वेश्चन का यूज करो जहां टी ना हो, ना हो ना हो ना हो। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH, ठीक है, ओके। वी कितना है पूछा गया, यू कितना है 0 है, प्लस 2 इंटू 10 इंटू एच कितना है, एच वही एस डिस्टेंस हाइट 5 मीटर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 10, मतलब वी इज इक्वल टू 10, ठीक है। 2 पॉइंट, अरे भैया यार बार बार भाई, चलो कर लो जल्दी से। 2 पॉइंट मासेज आर सेपरेट बाई डिस्टेंस आर, ठीक, विद फोर्स एफ हो गया, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, डिस्टेंस अगर डबल हो जाएगी तो एफ इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर, GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। डबल हो गई डिस्टेंस तो फोर्स कम हो जाएगा 1/4 से, ठीक है, 1/4 से डब, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। इसको बढ़ाओगे तो ये कम होगा, और कितने से, क्योंकि स्क्वायर है, तो अगर डबल कर रहे हो डिस्टेंस को तो ये 4R स्क्वायर हो जाएगा, तो एफ, ठीक है, 4R स्क्वायर, यानी GM1 M2 अपॉन 4R स्क्वायर। दिस इज वॉट एफ, तो ठीक है, दिस इज F/4, ठीक है। Why are retrograde orbits of some moons around gas giants considered strong evidence of capture other than natural formation? गैस दानवों के चारों ओर कुछ चंद्रमाओं की प्रतिगामी कक्षाओं को प्राकृतिक निर्माण के बजाय कब्जे का मजबूत सबूत क्यों माना जाता है? बेटा एक टाइम था, मैं वही है कि थोड़ा मुझे नॉस्टैल्जिया टाइप आ गया। एक टाइम था जब बताया मुझे कहाँ तक पहाड़े आते थे। नहीं गेस करो तुम कहाँ तक आते होंगे मुझे पहाड़े, क्यों? नहीं पहाड़ों का अलग क्रेज होता था, पापा छुट्टी आते थे, बोलते थे कितने तक पहाड़ याद हो गए। सुनाओ बेटा, पिछली बार इतनी बार बोले गए थे ना, इतनी बार इतना बोले गए थे ना, क्यों नहीं आते? फिर तो सताई कह देगी, ठीक है। खैर 38 की अगर बात करेंगे तो रेट्रोगेट मोशन कॉन्ट्राडिक्ट्स केप्लर्स लॉस, नो सच ऑर्बिट्स आर डायनेमिकली, देख रहे हो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल कितना भयंकर क्वेश्चन पूछे हैं। सच ऑर्बिट इतना तो यूपीएससी में नहीं पूछे होंगे। सच ऑर्बिट्स आर डायनेमिकली, इनका क्या ना, जो AI है, ऐसा क्वेश्चन बताओ इनकी 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 मतलब क्या मैं शब्द निकालूँ अपने मुंह से, तुम समझ जाओ, ठीक है। तो सच ऑर्बिट्स आर डायनेमिकली अनस्टेबल एंड शॉर्ट लिव्ड, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मून्स फॉर्म्ड इन सितु अवॉर्ड ऑर्बिट इन द सेम डायरेक्शन एज द प्लैनेट रोटेशन, ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी डिफिकल्ट तो क्वेश्चन है और इसका कोई फिजिक्स ऐसा लेने देना है नहीं, बहुत ही एडवांस फिजिक्स है ये, ठीक है। HC वर्मा जी से क्वेश्चन वैसा टाइप, HC वर्मा लेवल टाइप। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, ओके, एंड स्क्वायर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के बिटवीन देम। व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट, अरे यार अब मैं नहीं कर, अब क्या ना, अब तैयारी हो गई है, अब कुछ बड़े अनाउंसमेंट की तैयारी हो गई है, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। मुझे अनाउंसमेंट जल्दी से करना है, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। चलो भाई, तो थैंक यू, और जिसको भी एनरोल करना है बैच में कर सकता है, 4.0 बैच में, ठीक है। और आपको मिल जाएगा परमार एकेडमी एप्लीकेशन पे, और ये है आपका इंग्लिश का 2.0 और ये है कॉम्बो का, ठीक है।
40 तक आती थी 5th क्लास में, अब 20 तक भी नहीं आती है मुस्कान कुमारी। नहीं यार 40 तक तो मुझे भी नहीं आती थी, लेकिन हाँ 30 तक मैं पहुँच गया। ठीक है 40 तक तो मैं क्यों झूठ बोलूँ, 30 तक आ गया था। जैसे 20 के ऊपर अपन बढ़ते हैं, अपन को ऐसा लगता है अपन भीड़ का हिस्सा नहीं है। सही सच बताना, ऐसा नहीं लगता था कि 20 से ऊपर बढ़ गया मतलब 20 भीड़ का हिस्सा नहीं है। ऐसे 20 तक एटॉमिक नंबर कैल्शियम से ऊपर याद हो गया भाई, बस कैल्शियम तक आता है हमको, 25 तक आता है, अलग ही क्रेज चल रहा है पहाड़े का है। खैर तो सर क्या पक रहा है, नहीं नहीं बताएंगे क्या पक रहा है, इतनी जल्दी क्या है, सब टाइम आने पर सब बताया जाएगा, समय आने पर। ठीक है, जैसे जगह मिलने पे पास दिया जाता है, उसी तरीके से समय मिलने पर अनाउंसमेंट किया जाता है। तुम में से कितने लोगों ने किसी से ना किसी से पूछा है ये, जैसे मैं मतलब जैसे कि हम मामा के यहाँ जाते थे अपने, ठीक है, तो मम्मी के साथ जाते थे, तो मैं बोलता मम्मी ये पास क्या, मतलब जगह मिलने पास दी जाएगा, कहाँ पर दिया जाता है पास, कहाँ पे दिया जाता है ये पास, मुझे भी चाहिए ये पास। तो बेटा तुम लोगों को भी पास मिलेगा, ठीक है, जल्दी मिलेगा तुम लोगों को पास, थोड़ा वेट करो बस। सही जगह का इंतज़ार है जहाँ पे सही पास दिया जाएगा तुम्हें, ठीक है। चलो थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। बाकी ये बैच में सब मतलब एप्लीकेशन पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। ओके 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 ठीक है, थैंक यू धन्यवाद। एडवांस फिजिक्स लंबाड़ी।